हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? देखो, आज हमें बहुत प्यारा सा और सिंपल सा चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। आप लिखिए मेरे साथ, इसको हम फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी कहते हैं। इसमें कुछ भी ज्यादा पढ़ने पढ़ाने को है नहीं, बहुत सिंपल सा चैप्टर बच्चे। दो चार वर्ड है, उन पे मैं कमांड कराऊंगा, कुछ और अच्छी बातें आपको सिखाऊंगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? हम इस चैप्टर में टोटल 7 से 8 क्लासेज डिवोट करेंगे आपके साथ, और उन 7 से 8 क्लासेज में चैप्टर को प्रॉपर तरीके से एंड करेंगे। ठीक है ना? आइए जरा हम शुरुआत करते हैं फाइनल अकाउंट। जब मैं बोलूंगा कि आपको लिखना है तो आपको मेरे साथ लिखना है। जब बोलो कि रुक जाओ तो फिर आप रुक जाना, क्योंकि इसी प्रोसेस में हम दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है? आप लिखिए मेरे साथ। आप देखो, फाइनल अकाउंट में क्या होता है बच्चे, हम एक बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। लिखिए मेरे साथ, फाइनल अकाउंट में हम यहां बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअली फाइनल अकाउंट है। जितनी अकाउंटिंग हमें करनी थी वो अकाउंटिंग हो चुकी है बच्चे। आज वो समय आ गया जब हम जानना चाहते हैं कि हमने क्या प्रॉफिट क्या लॉस कमाया, तो एक हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। मेरे साथ साथ लिखेंगे। इस ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे आता है आपका ओपनिंग स्टॉक। आपने जरूर कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस बात को पढ़ा होगा। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया, फिर आपका यहाँ पे परचेजेज आ गए। परचेजेज आप यहाँ लिखेंगे। आप चाहो तो टू यहाँ लगा लो, चाहो तो ना लगाओ, क्योंकि अब नया जो अकाउंटिंग लोग करते हैं उसमें टू बाय यूज नहीं करते, बट कोई बात नहीं, अब छोटे बच्चे हैं। ओपनिंग स्टॉक हो गया, टू परचेज। यहाँ पे आता है बच्चे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज। सर ये क्या होते हैं मेरे बच्चे? आज यही बात तो सिखाऊंगा। लिखो तो पहले आप, जितने भी एक्सपेंसेस जिनको हम डायरेक्ट बोलते हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। उसके बाद हम यहां लिखते हैं बाय सेल्स। सेल्स जो आपने किया टोटल उसको ये लिखेंगे, चाहे वो कैश या क्रेडिट पे हो। और फिर आपका यहां पे आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आप लिखिए मेरे साथ। अभी दिमाग में इफ और मत आने देना, बस मेरी बात सुनते चलो। हमारे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, सेल्स यहाँ, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ, बैलेंसिंग फिगर जो आपका निकल के आता है हम उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। हम इससे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ पे इकट्ठा किया, निकाला बच्चे बैलेंसिंग फिगर से, और ये काम हमारा खत्म हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप जानते हो कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका है, उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहां लेकर आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और मेरे बच्चे, जो एक्सपेंस आपने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दिया, मतलब डायरेक्ट, इनको छोड़कर बाकी जितने सारे एक्सपेंसेज होते हैं उन सभी एक्सपेंस को हम यहां लिखते हैं, और उन सारे एक्सपेंसेज को कहा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर ट्रेडिंग अकाउंट में जो लिखा आपने डायरेक्ट, वो कौन से एक्सपेंसेज होते हैं वो बात का विषय है। हमने तो सिर्फ इतना कह दिया कि जो एक्सपेंसेज डायरेक्ट होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और जो आपका इनडायरेक्ट होता है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है। फिर बच्चे, फिर हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, हाँ कोई और भी इनकम अगर आपको हुआ है लिख दो यहाँ पे अदर इनकम। अदर इनकम जैसे कि हमने सेल किया गुड्स तो यहां चला गया, कुछ और भी रिसीव कर लिया, कमीशन रिसीव कर लिया, कोई स्क्रैप हमने बेच दिया, कुछ भी हमने अदर इनकम कुछ हुआ उसको हम यहां लिखेंगे। और फिर इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट यहां पे हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। आप प्लीज इसकी कॉपी करें, साथ साथ आप कॉपी कर रहे हैं। आप विश्वास रखो, आज की क्लास के बाद आपका जो फाइनल अकाउंट चैप्टर है ये सबसे सिंपल हो जाएगा मेरे बच्चे। इसके बाद तो कोई चैप्टर आपका दूसरा होता ही नहीं है जो सिंपल होगा, सबसे सिंपल इसको माना जाएगा आज के बाद। तो ये ट्रेडिंग हो गया, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया, और फिर आप यहां पे बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप जानते हैं कि बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, साल के एंड में जितने भी हमारे एसेट्स हैं उनको हम यहां लिखते हैं। लिखिए मेरे साथ, जितने भी आपके एसेट्स होंगे बिजनेस के, वो सारे एसेट्स यहां लिखे जाएंगे। हमारा जो कैपिटल होगा, कैपिटल जो होगा वो कैपिटल आप यहां लिखेंगे। और हाँ, ये जो प्रॉफिट हमने कमाया ना, नेट प्रॉफिट, ये क्योंकि पार्टनर का होता है मेरे बच्चे,
ओनर का होता है, तो इस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, इस कैपिटल में लाकर ऐड कर देते हैं। तो ये नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे ऐड करेंगे, और भी बहुत सारी बातें होंगी, वो बात को देख लेंगे। तो एसेट्स आपका यहाँ चला गया, कैपिटल आपका यहाँ चला गया, जितने भी फर्म की लायबिलिटीज हैं, कर्ज, उन कर्ज को हम यहाँ पे लिखेंगे और हमारा बैलेंस शीट दोनों से टैली कर जाएगा। ये हमारा फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट आपका है मेरे बच्चे। फाइनल अकाउंट में आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेस ने एक साल में क्या प्रॉफिट क्या लॉस कमाया, हम उनको पता करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट, यहाँ तो मैं नेट लॉस कह दूंगा, और बैलेंस शीट के अंदर में साल के एंड में हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारा कैपिटल कितना है, लायबिलिटी कितना है, उन बातों को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है ना सर? हाँ सर, अब बताओ सर ये तो ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर आपने जो लिखा डायरेक्ट एक्सपेंसेज और जो इनडायरेक्ट, इसमें क्या फर्क है सर? इसमें क्या फर्क है? पहले मैं आपको एक बात बताऊं। देखो, अगर मैं आम बच्चों की बात करूं ना, मैं बात आपकी नहीं कर रहा, मैं बाकी बच्चों की बात कर रहा हूं। तो मेरे बच्चे जो है ना, यहां पे रटते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका वेजेज होगा, कैरेज इनवर्ड होगा, फ्रेट इनवर्ड होगा, ये होगा वो होगा, इनडायरेक्ट में ये होगा जी। मतलब बच्चे रटते हैं बच्चे लेकिन जब हम बात कोई चीज रटते हैं ना, तो फिर वो कॉन्सेप्ट वाइज हमारे दिमाग में बैठ नहीं पाता, और फिर एग्जाम में कोई नया पॉइंट आ जाए और वहां पे हम परेशान हो जाते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आप कुछ भी रटें, इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, कौन से खर्चे ट्रेडिंग एंड कौन से खर्चे प्रॉफिट लॉस में आ रहे हैं, इनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन मैं आपको एक डायग्राम से समझा रहा हूं। अगर वो डायग्राम आपके दिमाग में बैठ गया, अगर वो डायग्राम दिमाग में बैठ गया, तो मेरे बच्चे फिर तो समझो कि फाइनल अकाउंट एक खेल बन जाएगा। और आज के बाद ना हम खेल खेलना शुरू करेंगे। आइए जरा मैं आपको बताऊं कि कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट होते हैं। इस बात को समझने के लिए आप मेरे साथ एक डायग्राम बनाएंगे, मेरे साथ ही लिखो। जहां पे बैलेंस शीट आपका एंड हुआ, आई थिंक ये पेज आपका फिल हो चुका होगा। मुझे इस डायग्राम के लिए कम से कम आधे पेज की रिक्वायरमेंट है। तो अगर इस पेज में आपके पास हाफ पेज है तो ठीक है, अदरवाइज अगले पेज को आप यूज करेंगे। लीजिए मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से खर्चे डायरेक्ट, कौन से इनडायरेक्ट होते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से। पता बच्चों, मैं या आप या दुनिया का कोई भी आदमी अगर कोई बिजनेस करता है, तो उस बिजनेस में जितने सारे खर्चे होते हैं ना, उन्हीं खर्चों को हम बोलते हैं डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। अभी बिजनेस शुरू कहां से होता है, पहले हमें उस बात को समझना पड़ेगा। तो मेरे बच्चा, बिजनेस जो है ना, वो शुरू होता है मार्केट से। ध्यान से सुनना, मार्केट वो जगह है जहां से मैं परचेज करता हूं रॉ मटेरियल। सोचो ना, अगर मुझे इस मार्कर का प्रोडक्शन करना है, अगर मुझे मार्कर को बना के मार्केट में बेचना है, तो मार्कर के लिए मुझे परचेज करना होगा ना रॉ मटेरियल। बच्चे, रॉ मटेरियल चाहिए ना? सर हाँ, सर हाँ। आप मुझे बताओ, रॉ मटेरियल कहां से परचेज करूंगा? सर मार्केट से। तो पता है मार्केट से मैंने क्या किया, परचेज किया रॉ मटेरियल। और आप जानते हैं कि जब रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं, तो रॉ मटेरियल परचेज को हम किस नाम से दिखाते हैं अकाउंट्स में? परचेज के नाम से। मेरी बात ध्यान सुनना, ये परचेजेज रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे रॉ मटेरियल को। ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे जो है वो भी किसका मान रहे हैं? रॉ मटेरियल का। तो खैर मार्केट से आपने परचेज किया रॉ मटेरियल। जब रॉ मटेरियल आपने परचेज किया ना, तो आपको डर लगा कहीं कहीं अच्छा गुड्स के बजाय खराब क्वालिटी का गुड्स ना मिल जाए, कहीं आपको महंगा ना मिल जाए। तो मेरे बच्चे, मार्केट में आपने क्या किया, किसी एक एजेंट को पकड़ा और आपने एजेंट को बोला कि एजेंट भैया आप अच्छे से अच्छे क्वालिटी के गुड्स मुझे कम से कम रेट में दिला दो। मेरे बच्चे, वो जो एजेंट है ना, उसने क्या किया, अच्छे से अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल आपको कम से कम रेट में दिलाया। जरा बताओ, क्या वो ये काम फ्री में करेगा? क्या वो फ्री में करेगा क्या? नहीं सर नहीं, उसने फ्री में नहीं किया, हमसे कुछ कमीशन लिया। मेरे बच्चे, यानी कि अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया किसी एजेंट के थ्रू, तो आपने उसको पे किया होगा कमीशन, आपने पे किया होगा कमीशन, और हम इसे कहेंगे कमीशन ऑन परचेज। हम इसे कहेंगे कमीशन ऑन परचेज आपका, यानी कि परचेज पे हमने कमीशन पे किया। मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना? अब देखो, जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, इस रॉ मटेरियल को मार्केट से लेकर आपको जाना है बच्चे फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री वो जगह है जहां पे हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। एक काम कर लो,
अगर आपको नहीं पता कितना जगह इसमें भी यूज होगा, क्योंकि डायग्राम अभी लंबा जाएगा, तो आप ना थोड़ा सा ठहर जाओ। मेरा जब डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो आप मेरे क्लास को पॉज कर लेना और फिर इसको रिकॉर्ड करके फिर आप आगे बढ़ जाना, ठीक है ना। तो आप चाहो तो मेरे साथ भी लिख सकते हो, चाहो तो बाद में भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मार्केट से आपने परचेज किया रॉ मटेरियल, आपने कुछ कमीशन पे किया। अब ये मार्केट से गुड्स कहां लेके जाएंगे? फैक्ट्री के अंदर। पर बच्चे मार्केट से जब फैक्ट्री के अंदर लेके जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे भाड़ा पे करना पड़ता है। उस भाड़ा को हम कहते हैं कैरेज, हम कैरेज कहते हैं, हम फ्रेट कहते हैं, हम कार्टेज कहते हैं। सबका मीनिंग भाड़ा ही होता है, सबका मीनिंग भाड़ा ही होता है। लेकिन हाँ, ये कैरेज, ये फ्रेट या कार्टेज जब फैक्ट्री के अंदर गुड्स लाने में हम पे करेंगे तो हम इसे कहते हैं इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है फैक्ट्री के अंदर लाते समय का पे किया हुआ भाड़ा आपका। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। तो हमने क्या किया मेरे बच्चे, गुड्स को हम फैक्ट्री के अंदर लेकर आ गए। अब देखो, फैक्ट्री जहां पे गुड्स का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे हजारों खर्चे होते हैं। जैसे कि आप फैक्ट्री का रेंट पे करते हो, आप फैक्ट्री का इंश्योरेंस पे करते हो, आप फैक्ट्री के यहाँ पे मशीन जो होता है बच्चे, उस मशीन का हीटिंग होता है, मशीन का हीटिंग होता है, वो हीटिंग चार्ज पे करना पड़ता है। फैक्ट्री के अंदर में वर्कर्स काम करते हैं जिनको हम वेजेस पे करते हैं। फैक्ट्री के अंदर में एम्प्लॉय भी काम करते हैं जिनको सैलरी पे करते हैं। सिर्फ फैक्ट्री में एम्प्लॉय कहाँ काम करते हैं? वहां तो सिर्फ वर्कर्स काम करते हैं ना बच्चे ना, फैक्ट्री में भी एम्प्लॉय काम करते हैं। जैसे कि फैक्ट्री का सुपरवाइजर हो गया, फैक्ट्री मैनेजर हो गया, फैक्ट्री का सुपरिटेंडेंट हो गया। ये सारे लोग जो अपने सर्विसेज को फैक्ट्री के अंदर देते हैं, उनको हम क्या पे करते हैं? सैलरी। वर्कर्स को पे करते हैं हम वेजेज, एम्प्लॉय को पे करते हैं सैलरी। तो फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉय को हम क्या पे करते हैं? सैलरी पे करते हैं। मैं बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में जा रहा हूं, मेरी बात सुनो। यहाँ पे और भी हजारों खर्चे होते हैं मेरे बच्चे, मैं कितने नाम बताऊं, नाम बताना मुश्किल हो जाएगा। जितने खर्चे होंगे हम देख लेंगे बाद में। तो हाँ, यहाँ पे कुछ खर्चे हुए। अब फैक्ट्री से गुड्स बनकर तैयार जब हो जाता है ना, तो हम इसको लेकर जाते हैं गोडाउन के अंदर में। गोडाउन यानी कि वेयर हाउस, ये वो जगह है जहां पे हम गुड्स को स्टोर करते हैं। मेरे बच्चे, यहाँ पे हम गुड्स को स्टोर करते हैं। आप क्या करते हो जी, यहाँ भी खर्चे होते हैं। गोडाउन का आपने रेंट पे किया होगा, गोडाउन का आपने यहाँ पे इंश्योरेंस पे किया होगा, यहाँ भी तो हम इंश्योरेंस कराते हैं। यहाँ भी एम्प्लॉय काम करते हैं जिनको हम सैलरी पे करते हैं। यहाँ भी मेरे बच्चे आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। मैं कितने नाम बताऊं, बहुत सारे खर्चे हैं, लाखों खर्चे हैं। नाम बताना और नाम याद करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसको समझना उतना ही आसान होगा। तो मैंने कहा कि गोडाउन के जितने सारे खर्चे होंगे वो हो गए। मेरे बच्चे, गोडाउन से गुड्स जो है ना, वो जाता है आपका शोरूम के अंदर। शोरूम ये वो जगह है जहां से गुड्स को हम बेचने का काम करते हैं। मेरे बच्चे, शोरूम के भी खर्चे हैं। आप देखो ना, शोरूम के अंदर में आप यहाँ पे इनका भी रेंट पे करते हो, शोरूम का भी आप इंश्योरेंस कराते हो, शोरूम के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। गुड्स को बेचते समय आपको यहाँ पे कमीशन पे करना पड़ता है, उसको हम कमीशन ऑन सेल्स के नाम से जानते हैं। मैं कितने नाम बताऊं, गुड्स को बेचते समय कभी कभी आपका बैड डेट्स हो जाता है, हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। यहां भी एम्प्लॉय काम करते हैं जिनको हम सैलरी पे करते हैं। मतलब अनगिनत नाम है। नाम कहां लिमिट है मेरे बच्चे, जितने खर्चे आप जानते हो वो सारे खर्चे मैं आपको दिखा रहा हूं कि मार्केट से गुड्स फैक्ट्री में गया तो ये सारे खर्चे हुए। अरे हाँ, फैक्ट्री से गुड्स जब बाहर निकालोगे, फैक्ट्री से जब गुड्स बाहर निकालोगे, चाहे उसको गोडाउन में लेकर आओ, चाहे शोरूम लेकर आओ, यहां भी आपको भाड़ा पे करना पड़ेगा। फ्रेट हो जाए, चाहे वो कैरेज हो जाए, सबका मीनिंग भाड़ा ही होता है, पे करना होगा। मेरे बच्चे, हम इसको कहते हैं आउटवर्ड। आउटवर्ड, ये बात ध्यान रखना, जब वो फैक्ट्री के अंदर आते समय भाड़ा पे कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इनवर्ड। अगर फैक्ट्री से गुड्स निकाल कर चाहे गोडाउन में लेके जाओ, चाहे शोरूम में, चाहे कहीं भी लेके जाओ, हम उसको क्या बोलेंगे? आउटवर्ड का नाम देंगे, आउटवर्ड का। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे खर्चे आपके हो रहे हैं। और हाँ, इन सबको मैनेज करने वाला मेरे बच्चे यहाँ पे आपका ऑफिस है। आप जानते हो कि ये जो फैक्ट्री, ये गोडाउन, ये शोरूम का जो कंट्रोल है, वो सारा का सारा ऑफिस से होता है। ऑफिस में भी बहुत सारे खर्चे हैं मेरे बच्चे, जैसे कि ऑफिस का रेंट पे करना, ऑफिस का आपका इंश्योरेंस पे करना, ऑफिस का भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम आपका होता है, इलेक्ट्रिसिटी पे करना। यहां भी एम्प्लॉय काम करते हैं जिनको हम सैलरी पे करते हैं। यहां पे देखो, आपका टेलीफोन नहीं बचता तो हम टेलीफोन बिल पे करते हैं। टेलीफोन बिल आपका हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, मोबाइल बिल हो गया। ऑडिट फी, अगर मान लो हमारे
बिजनेस का कोई ऑडिटिंग करता है, चेक करता है कि अकाउंट ठीक से मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ, तो हम उसको क्या पे करते हैं? ऑडिट फी पे करते हैं। मैं कितने नाम बताऊं, हजारों लाखों नाम हो सकते हैं जो खर्च आपके होंगे, लेकिन एक बात पक्का है मेरे बच्चे, आपका बिजनेस जो है ना, वो बिजनेस यहीं से लेकर इसी दायरे में आपका घूमता है। मतलब अगर आपके बिजनेस में जो खर्चे हो रहे हैं वो गारंटी के साथ खर्च या तो इसके बीच में होगा या फिर यहां पे होगा, यहां पे चाहे यहां पे, है ना, ये कंफर्म्ड है, इसके सिवाय कोई दो बात नहीं हो सकती। अब मेरी बात सुनो ध्यान से मेरे बच्चे, ये जितने सारे एक्सपेंसेज हो रहे हैं ना, इनमें से ही कुछ एक्सपेंसेज को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट, और कुछ को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। सुना मेरी बात, ये जो एक्सपेंसेज यहां पे हो रहे हैं, इनमें से कुछ एक्सपेंसेज को हम बोलते हैं आपका डायरेक्ट और कुछ को बोलते हैं इनडायरेक्ट। जरा सुनो ध्यान से, कौन से खर्चे आपके डायरेक्ट होते हैं, कौन से खर्चे डायरेक्ट? तो मेरी बात सुनो, मैं कुछ रेट से लिख रहा हूं। देखो, मार्केट में आपने परचेज किया रॉ मटेरियल, और मेरे बच्चे आपने फैक्ट्री में गुड्स को बनाकर आपने तैयार कर लिया। ये देखो फैक्ट्री तक के खर्चे, ध्यान देना, हमने क्या देखा जी? मार्केट में जो परचेज किया आपने रॉ मटेरियल, वहां से लेकर फैक्ट्री में गुड्स बनाने तक जितने सारे खर्चे करोगे, इन्हीं खर्चों को हम बोलते हैं आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेज। आप सुन लो मेरी बात ना, आप मेरी बात सुन रहे हो ना? हमने कहा मार्केट से जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया और फैक्ट्री में जो आपने बनाकर तैयार कर दिया, इसके बीच में जितने सारे एक्सपेंसेज होते हैं मेरे बच्चे, उन्हीं को कहा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेज। और ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये डायरेक्ट आपका है तो इसके बाद के जितने सारे खर्चे आपके हो रहे हैं, इसके बाद के जितने सारे खर्चे हो रहे हैं, मतलब फैक्ट्री से गुड्स बाहर निकालना, और आपने जो फ्रेट पे किया, गोडाउन के खर्चे, शोरूम के खर्चे, चाहे ऑफिस के खर्चे, मेरे बच्चे ये सारे खर्चे जो आपके हैं वो कहे जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आपका। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका। सुना मेरी बात सुना? मैंने क्या बताया? देखो क्या क्लियर कट बातें मैं यहां पे कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में 2-3 सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे मेरे बच्चे क्योंकि आपने इस चैप्टर को पहले से पढ़ा हुआ है और कुछ बातें और आपने सीखी हुई हैं। तो उन सवालों को थोड़ा समय दबा के रखो, आज का मौका तो दो कम से कम मुझे, आज का चैप्टर एंड तो होने दो। आज जब मेरी क्लास खत्म होगी तो एक एक सवाल जो आपके दिमाग में उठ रहे हैं वो सारे सवाल का जवाब दे दूंगा। अगर ये चैप्टर आपने आज के पहले कभी नहीं पढ़ा तब तो बहुत अच्छी बात है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलूंगा वही आप सुनोगे। हमने कहा कि मार्केट से जो रॉ मटेरियल परचेज किया और फैक्ट्री में गुड्स जो बना के तैयार कर दिया, इसके बीच में जितने सारे खर्चे होंगे वो सारे खर्चे क्या बोले जाएंगे? डायरेक्ट। और इसके बाद के खर्चे क्या बोले जाएंगे? इनडायरेक्ट आपका। आप प्लीज एक काम करो, अगर आपने साथ साथ लिख लिया तो अच्छी बात है, अगर साथ साथ नहीं लिखा है तो क्लास को पॉज करके आप इसकी पहले कॉपी कर लो, फिर उसके बाद मेरे साथ आगे बढ़ो, ठीक है ना? ये आपका डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, सारे बच्चे यहां देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे बताओ जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं उनको हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? बोलो, जो एक्सपेंस डायरेक्ट होते हैं उसको हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? सर ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना बच्चे, ट्रेडिंग में। अच्छा बताओ जो एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट होंगे वो कहां रिकॉर्ड किए जाएंगे? तो सर आपने कहा था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, कहा ना बच्चे मैंने? सर हाँ। अच्छा डायरेक्ट कौन सा होगा? तो देखो रॉ मटेरियल परचेज करना यानी कि परचेजेज, ये भी आ गया आपका डायरेक्ट में। जो कमीशन ऑन परचेज पे कर रहा हूं, कैरेज इनवर्ड पे कर रहा हूं, हीटिंग, वेजेज, सैलरी, कौन सा सैलरी? जो फैक्ट्री के अंदर पे किया जा रहा है। इंश्योरेंस फैक्ट्री का, रेंट फैक्ट्री का, मेरे बच्चे फैक्ट्री के जितने सारे खर्चे हैं उनको हमने क्या किया? यहां पर रिकॉर्ड किया। इसके बाद जो फ्रेट आउटवर्ड हो गया, गोडाउन के खर्चे, शोरूम के, ऑफिस के, वो सारे क्या हो गए? इनडायरेक्ट हो गए। जल्दी से बताओ, मैं देख रहा हूं आपके लिप्स हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे। आप ये मत सोचो कि सर दूर बैठे हुए, मैं देख रहा हूं मेरे बच्चे। जल्दी से बताओ कि जो एक्सपेंसेज डायरेक्ट होते हैं वो कहां रिकॉर्ड किए जाते हैं? बोलो ना कहां रिकॉर्ड किए जाते हैं? सर ट्रेडिंग अकाउंट में। मेरे बच्चे जवाब आपका बिल्कुल गलत है, ये आपकी आदत है, आप पूरी बात पहले सुनते ही नहीं हो। अभी कहां बोला कि ट्रेडिंग में, कि प्रॉफिट लॉस में? हमने तो सिर्फ ये बताया कि जो इसके बीच के खर्चे हैं उनको हम बोलेंगे डायरेक्ट और इसके बाद का बोलेंगे इनडायरेक्ट। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान सुनना, कुछ बातें बता रहा हूं जो आपको पता होगा, आप इस बात को जानोगे, दुनिया में बाकी बच्चे नहीं जानेंगे। मेरी बात सुनो क्या,
पता है ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस को आने के लिए सिर्फ डायरेक्ट होना ही जरूरी नहीं है। अगर एक्सपेंस डायरेक्ट है इसका मतलब वो ट्रेडिंग में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। पता है क्या है, हमारा अकाउंट्स कहता है कि जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं ना, ये भी दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। सॉरी, जो डायरेक्ट है मतलब मार्केट से फैक्ट्री के बीच का जो खर्च है, इन खर्चों को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मेरे बच्चे। कुछ खर्चे जो होते हैं वो होते हैं नॉर्मल नेचर के, नॉर्मल नेचर के, और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आपके होते हैं एबनॉर्मल नेचर के, एबनॉर्मल नेचर के। सर इन दोनों में क्या फर्क है, नॉर्मल और दूसरा एबनॉर्मल? मैं बताऊं मेरे बच्चे, ध्यान सुनना, दिमाग बिल्कुल शांत रखो, मेरे साथ बातें सुनते रहो। मैं बता रहा हूं आपको नॉर्मल का मतलब क्या होता है। देखो, वो एक्सपेंस जो मेरे बिजनेस में होता है और वो एक्सपेंस जो आपके बिजनेस में होगा और वो जो किसी के भी बिजनेस में होगा, वो सारे खर्चे नॉर्मल होते हैं। मतलब जो हम बिजनेस चलाते हैं ना बच्चे, तो बिजनेस को चलाते समय जितने मतलब खर्चे जेन्युइन खर्चे हैं, जेन्युइन खर्चे, हम उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, कमीशन पे करना पड़ा, नॉर्मल बात है। कैरिज यानी कि भाड़ा पे किया, नॉर्मल बात है। रेंट पे करना, ये सारे नॉर्मल हैं। जरा सोचो ना कि अगर मैं भाड़ा ना पे करूं, अगर मैं मजदूर को वेजेस ना पे करूं, अगर मैं रेंट ना पे करूं, तो कैसे काम करूंगा? दे ऑल आर कॉल्ड नॉर्मल एक्सपेंसेस, नॉर्मल नेचर के आपके। तो सर इसका मतलब कि आपने हमें बेवकूफ बना दिया। फिर सर कौन से खर्चे एबनॉर्मल होते हैं जरा बताओ, तो मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अरे वो एक्सपेंस जो मैं या आप कोई भी बिजनेस में चाहेगा नहीं कि वो हो जाता है मेरे बच्चे, एबनॉर्मल है। ना चाहते हुए भी जो खर्चे हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, यहां पे एग्जाम्पल लिखिए मेरे साथ, यहां पे देखो जरा, देखो फैक्ट्री के अंदर मेरे बच्चे आग लग गई, फैक्ट्री के अंदर आग लग गई और आग लगने से गुड्स आपके लॉस्ट हो गए। जरा बताओ, आग लगना या चोरी हो जाना आप चाहते हो क्या? क्या रोज आप सुबह भगवान से पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो कि भगवान जी मेरे बिजनेस में आग लगा देना? ना ना ना, कोई नहीं चाहता। ये सारे खर्चे एबनॉर्मल है मेरे बच्चे। आप जो नहीं चाहते और हो जाता है, हम उसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल। तो जैसे हमने कहा कि गुड्स, लिखिए मेरे साथ, लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, आग लगी, चोरी हो गया और गुड्स लॉस्ट हो गया, ये सारे खर्चे कहे जाते हैं एबनॉर्मल आपका है। और सुनो, फैक्ट्री में वेजेस पे करना नॉर्मल है, फैक्ट्री में वेजेस पे करना नॉर्मल है। लेकिन मेरे बच्चे फैक्ट्री के अंदर में स्ट्राइक हो गया और स्ट्राइक के टाइम पे भी आपको वेजेस पे करना पड़ा। तो वो स्ट्राइक के टाइम पे जो वेजेस पे किए ना, वो नॉर्मल नहीं है। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे बिजनेस में स्ट्राइक हो, लॉकआउट्स हो, लेकिन हो जाता है, सर्कमस्टांसेस जैसे आ जाते हैं। मेरे बच्चे, अगर आपके बिजनेस में अगर मान लो कोई स्ट्राइक हो गया और उस स्ट्राइक के टाइम पे आपने वेजेस पे किया, तो वो खर्च नॉर्मल नहीं, उसको हम एबनॉर्मल कहेंगे, एबनॉर्मल। लिखो यहां पे दूसरा एग्जांपल, वेजेस कहता है वेजेस पेड ड्यूरिंग स्ट्राइक। अगर मान लो बिजनेस में स्ट्राइक हो गया, मैं बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में आपके पास लेके आ रहा हूं, जहां पे कोई भी आपका पीछा नहीं कर सकता, मतलब आगे हमेशा आप रहोगे, बाकी दुनिया वाले पीछे रहेंगे। सुनो ना मैंने क्या बताया, अगर आपका कोई वेजेस पे किया गया स्ट्राइक के टाइम पे, लॉकआउट्स के टाइम पे, दे ऑल आर कॉल्ड एबनॉर्मल, और ये सारे एबनॉर्मल कहे जाएंगे, है ना। अगर कहता है कि फैक्ट्री में वेजेस पे किया, तब तो वो नॉर्मल है, वेजेस पे किया नॉर्मल है, लेकिन वेजेस पे किया स्ट्राइक तो एबनॉर्मल कहा जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे बच्चे, ध्यान से। कहते हैं कि जो एक्सपेंसेज आपका डायरेक्ट है, मतलब जो यहां से यहां के बीच का खर्च, और साथ ही साथ अगर वो नॉर्मल नेचर का है, नॉर्मल नेचर का मेरे बच्चे, तभी ये एक्सपेंस जो होगा ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। सुना मेरी बात? तो अगर दुनिया वाले आज के बाद पूछते हैं कि जरा बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे आते हैं, तो आप कहना कि जो एक्सपेंस आपका डायरेक्ट है और साथ ही साथ क्या जी, नॉर्मल नेचर का। लिख दो ब्रैकेट में, यहां पे लिख दो, यहां पे नॉर्मल नेचर का। जो नॉर्मल नेचर का मतलब कि जो आमतौर पे हर एक बिजनेस में खर्चे होते हैं और वो होना भी चाहिए, हम उसे क्या बोलते हैं आपका जी, नॉर्मल आपका। तो मेरे बच्चे, वो खर्चे आपका ट्रेडिंग में। और सुनो ध्यान से, अगर कोई खर्च डायरेक्ट है मतलब इसके बीच का, लेकिन अगर वो एबनॉर्मल है,
तो मेरे बच्चे याद रखना, मैं अकाउंटेंसी की ही बात नहीं कर रहा। आप आगे कॉस्टिंग पढ़ोगे, टैक्स पढ़ोगे, पता नहीं क्या क्या पढ़ोगे, सब जगह आपको यही सिखाया जाएगा कि जितने भी खर्चे आपके एबनॉर्मल नेचर के होते हैं, दे ऑल आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप समझो ना, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूं। हमने कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा खर्च आएगा जी, एक तो जो इसके बीच का है लेकिन साथ ही साथ नॉर्मल भी होना चाहिए, तो ट्रेडिंग में आएगा। अगर खर्च इसके बीच का है लेकिन वो एबनॉर्मल है, मतलब हम नहीं चाहते बट हो जाता, तो वो कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। और हाँ, अगर वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, तो चाहे मतलब इसके बीच का जो खर्च होगा वो नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, सब कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्योंकि जो खर्चे आपके इनडायरेक्ट होते हैं, दे आर ऑलवेज ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वेदर दे आर नॉर्मल और एबनॉर्मल हार्डली मैटर, सो कोई मैटर नहीं करता। तो ये बातें मैंने आपको समझा दी, आप प्लीज इसकी कॉपी कर लें, आप इसकी कॉपी कर लें। मैंने आपको सिर्फ अभी तक यही बताया बच्चे कि कौन कौन से खर्चे किस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। मैं एक काम करता हूं, अब इन बातों को और तरीके से समझने के लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, आप बस मुझे बता देना मैं इसको मिटा दूं क्या। अब मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि मुझे उसी से कुछ सवाल आपसे पूछना है। सर हाँ सर मिटा दो, पूछो ना सर क्या पूछना चाहते हो। मेरे बच्चे मैं ना अब कुछ एक्सपेंसेज के नाम लेता हूं, आप सिर्फ मुझे ये बताना कि आपके मुताबिक वो एक्सपेंस कहां पे जाएगा, ठीक है ना। आइए जरा लिखिए मेरे साथ, यहां पे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, इस डायग्राम के खत्म होने के बाद लिखेंगे आप ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज का सॉरी ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंसेज। मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूं, उनका आपको बताना है कि वो ट्रीटमेंट कहां जाएगा, वो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, लिखिए मेरे साथ, लिखेंगे नंबर 1 के अंदर में नंबर ए लिखो पहले आप, यहां पे नंबर ए कहता है कि कैरीज इनवर्ड। बहुत ध्यान से, दिमाग शांत रहेगा, और आपने पहले क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है भूल जाओ। मैंने कहा है कि आज की क्लास आपने पूरा समय मेरे लिए दिया हुआ है, जितना बोलूंगा जैसे बोलूंगा वैसे ही आप सोचोगे। तो मेरे बच्चे हमने कहा कैरेज इनवर्ड, ये कहां जाएगा। सुनो मेरी बात, ये देखो कैरेज इनवर्ड, ये तो इस लाल घेरे में हुआ खर्च है मेरे बच्चे, मतलब कि आपका डायरेक्ट, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, मतलब ये आमतौर पर हमेशा होता है। तो आप कहां रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, लिखिए आप यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा मुझे बताओ, अगर कहता है कैरेज आउटवर्ड, अगर कहता है कैरेज आउटवर्ड, तो मुझे बताओ कैरेज आउटवर्ड कहां जाएगा। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो मेरे बच्चे, ये आपका ब्लू वाले घेरे में आ रहा है, मतलब खर्चे इनडायरेक्ट आपके हैं। लाल वाला डायरेक्ट था, ब्लू वाला आपका इनडायरेक्ट है। और आप जानते हैं कि जो भी खर्चे इनडायरेक्ट होंगे वो हम कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लीजिए हमने ये भी रिकॉर्ड किया, लेकिन मेरा सवाल इनसे नहीं था बच्चे, मेरा सवाल था, मान लो एग्जाम में आ गया क्वेश्चन और कहता है कि भैया कैरेज लो, वो कहता है कि सिर्फ कैरेज, वो नहीं बता रहा कि कैरेज आपका इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। अब बताओ ये कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, बोलो ना कहां रिकॉर्ड किया जाएगा। तो देखो यहां पे दिमाग थोड़ा सा आपका घूम रहा है, पता नहीं ये ट्रेडिंग का मान लूं कि प्रॉफिट लॉस का मान लूं, तो छोड़ो हम इसको बाद में देख लेंगे। जो भी आपके दिमाग में आंसर आ रहा है आप रख लो, क्लियरिफिकेशन थोड़ी देर बाद में आपको दे दूंगा। मैं इससे हटता हूं, मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। दूसरे पॉइंट पे एक बात बताओ, अगर मान लो एग्जाम में कहता है कि आपने वेजेज पे किया है, वेजेज टू फैक्ट्री वर्कर्स, अगर एग्जाम में कहता है कि फैक्ट्री वर्कर्स को आपने वेजेज पे किया, तो बताओ फैक्ट्री वर्कर्स को पे करने वाला वेजेज कहां जाएगा, सर ट्रेडिंग अकाउंट में। ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा बच्चे, क्योंकि ये खर्चे आपके डायरेक्ट आपका है, ठीक है, आप लिख दो। ये नंबर ए हो गया। नंबर बी, अगर एग्जाम में कहता है कि आपने वेजेज पे किया है टू ऑफिस प्यून, ध्यान देना, ऑफिस में जो प्यून है ना बच्चे, ऑफिस का जो प्यून है, ऑफिस में जो काम करता है, कहता है कि हमने उसको वेजेज पे किया। जरा बताओ ऑफिस के अंदर में अगर जो वर्कर्स काम करते हैं, प्यून काम करते हैं, अगर आप उनको वेजेज पे कर रहे हो, तो आप बताओ वो खर्च कहां जाएगा, सर वो इनडायरेक्ट है, प्रॉफिट लॉस में जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने बच्चे, बिल्कुल सही जवाब दिया। अगर ये केबीसी होता ना, अगर केबीसी करोड़पति, तो मैं आपको 50 करोड़ रुपए का यहाँ पे इनाम देता, अगर ये क्वेश्चन जो आपने सही बताया उसके लिए। लेकिन जरा बताओ, मेरा सवाल ये केबीसी का है ही नहीं, मेरा सवाल अब आ रहा है। मान लो एग्जाम में वो फैक्ट्री वर्कर्स और ऑफिस प्यून नहीं कहता, वो सिर्फ कहता है कि वेजेज
बोलता कि बताओ ये कहां जाएगा, तो बोलो आप कहां रिकॉर्ड करोगे। आप वो रटने वाली बात ना करो कि हाँ जी सर हमने ये पहले से ये सीखा हुआ है तो हम यहां पर रिकॉर्ड कर लेंगे। आप मुझे बताओ ना कि वहां पे क्यों रिकॉर्ड होगा, क्यों रिकॉर्ड होगा? क्योंकि वर्क जो वेजेज है हम तो यहां भी पे करते हैं, यहां भी जहां भी वर्कर्स काम करेंगे हम उनको वेजेज पे करेंगे, तो ये कहां रिकॉर्ड होगा? चलो छोड़ो, विषय बात का है। हम तीसरा सवाल आपसे पूछ लेते हैं, शायद थोड़ा आपको बात समझ में आ जाएगी। मान लो एग्जाम में कहता है रेंट ऑफ फैक्ट्री, जरा बताओ रेंट ऑफ फैक्ट्री ये कहां जाएगा? अभी तक हमने क्या सीखा था जी कि हमारे एग्जाम में आता था रेंट कहां जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे कुछ भी आ सकता है। इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मुझे बताओ अगर रेंट ऑफ फैक्ट्री कहता है, फैक्ट्री का रेंट, तो हमारा डायरेक्ट है कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। लिखो ना इसको ट्रेडिंग अकाउंट में, ये तो मैं ही बता देता हूं ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन कहता है कि रेंट ऑफ आपका गोडाउन, मुझे बताओ अगर कहता है कि गोडाउन का रेंट, ये देखो गोडाउन का रेंट, इसका रेंट आपका, तो बताओ गोडाउन का जो रेंट पे कर रहा हूं ये आपका डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सर ये इनडायरेक्ट है। कहां लिखूंगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो आप इसको क्या करना, प्रॉफिट लॉस में दिखा देना। लेकिन मेरे बच्चे सवाल मेरा ये दोनों है ही नहीं, मैं तो यहां पे आपके दिमाग को लेके आना चाहता हूं कि अगर एग्जाम में कहता है कि सिर्फ रेंट और बताओ कहां जाएगा, तो फिर आप कहां रिकॉर्ड करोगे? फिर हमारा दिमाग पता नहीं कहां क्या क्या घूम रहा है, कौन कौन सी बातें याद करने का मन कर रहा है। छोड़ो ना, मत याद करो, बस दिमाग को कह दो कि नहीं आता सर आप ही हमें बता दो, मैं बता दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे मैं एक सवाल आपके दिमाग के अंदर लेकर आना चाहता हूं जो बहुत ही जेन्युइन सवाल है, इसलिए इसको यहां पे छोड़ के फोर्थ पॉइंट में आता हूं। फोर्थ पॉइंट में जरा बताओ अगर कहता है एग्जाम में सैलरी आपने पे किया टू फैक्ट्री मैनेजर, अगर वो फैक्ट्री का मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर आपका, या फिर कहता सुपरवाइजर, जरा बताओ ये सभी जो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, अगर फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले इंप्लॉय को आप जब सैलरी पे कर रहे हो तो बताओ डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सर डायरेक्ट है। कहां ट्रांसफर करोगे? सर ट्रेडिंग अकाउंट में। तो लिखो ना यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट आपका। मेरे बच्चे फोर्थ का नंबर ए था, बी पे आइए। अगर कहता है कि सैलरी ऑफ आपका ऑफिस मैनेजर, पर बच्चे अगर ऑफिस के मैनेजर को हमने सैलरी पे किया, बताओ ये कहां जाएगा? सर वो तो आपका प्रॉफिट लॉस में चला गया। लेकिन कहा ना, मेरा सवाल ये नहीं है। अगर एग्जाम में कहता है कि सैलरी, अब ये बताओ कहां जाएगा, तो फिर कहां ट्रांसफर करोगे? सैलरी कहां ट्रांसफर होगा? सर फिर से दिमाग घूम रहा सर, क्योंकि सैलरी तो हम यहां भी पे कर रहे हैं और यहां भी पे कर रहे हैं, तो सर कहां लिखेंगे? आइए जरा मैं इसका प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन बताऊं, ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ताकि आपका दिमाग आज के बाद कोई मतलब उल्टी सीधी बातें ना सोचे। परफेक्ट रीजन आपके पास होना चाहिए कि जहां जहां हमने ब्लैंक छोड़ा ये कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है ना? सुनो ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूं। एक बात बताओ, आपने वो WWF देखते हो क्या? अब उसको हम बोलते हैं WWE, नहीं होता उसमें जिसमें बहुत सारे वो राक्षस टाइप के लोग होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े, और वो मारपीट करते हैं। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा है क्या? अरे मैंने देखा है। वो एक हमारे देश का है, खली, नाम उसका काली था, लेकिन बाहर जाके वो खली बन गया, द ग्रेट खली। आपको नहीं पता कैसा दिखता है? मैं दिखाता हूं, देखो जरा, मैं खली को कहां दिखाऊं? चलो मैं यहां दिखा देता हूं। ये देखो, ये है खली। अगर मैं आपको सचमुच में दिखाऊं, अगर मान लो मैं आपको दिखाऊं, तो ये खली है मेरे बच्चे। अभी भी नहीं समझ में आया कितना बड़ा है? एक काम करता हूं, खली के सामने मैं आपका फोटो बनाता हूं। ये देखो आप, अगर मैं खली के सामने आपको खड़ा करूं ना बच्चे, तो आप कुछ ऐसे दिखाई दोगे, अब तो समझ में आ गया कि खली बड़ा है कि आप बड़े हो। सर हाँ, यानी कि ये बहुत विशाल है एज कंपेयर टू आपके। एक बात बताओ और सोच समझ के जवाब देना, मतलब बात में आपका ना वजन होना चाहिए जब जवाब आप दोगे। आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं खली से आपकी लड़ाई करा दूं, अगर खली से मैं आपका मारपीट करा दूं, तो जरा बताओ खली और आप में अगर मारपीट होगा तो कौन जीतेगा मेरे बच्चे? कौन जीतेगा? सर हम जीतेंगे सर। तो पता है, अगर जवाब आप कहते हो ना कि सर मैं जीतूंगा, इसका मतलब कि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है बच्चे, आप पागल हो चुके हैं। आप जाके जल्दी से इलाज कराओ, फिर आप पढ़ने के लिए तब बात समझ में आएगी।
अरे ये एक नर्सरी क्लास का बच्चा भी कह सकता है कि इतने विशाल इंसान से इस छोटे से इंसान को लड़ाया जाएगा तो गारंटी के साथ कि आपका ये जीतेगा, ये जीतेगा, ये खली जीतेगा। अरे मैं खली की बात नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूं वेट का, मैं बात करना चाहता हूं वजन का। जब हमने खली को आपसे यहां पे बोला कि जरा बताओ लड़ाई हो तो कौन जीतेगा, तो बिना लड़ाई किए बगैर हमारा दिमाग बोल गया कि सर ये तो खली जीतेगा, क्योंकि इसका जो वजन है ना, वजन, इसका जो वेट है वो कहीं ज्यादा है मेरे बच्चे कंपेयर टू आपका। पता है अकाउंट्स भी यही बात कहता है। अकाउंट्स में जब आइटम्स का यहां पे क्लासिफिकेशन हो रहा है तो वो क्लासिफिकेशन वेट के मुताबिक हो रहा है मेरे बच्चे, वेट के मुताबिक हो रहा है। जरा सुनो वो कैसा क्लासिफिकेशन है। ये देखो आप, पहले मैं इसको छोड़ता हूं, यहां पे आता हूं। वेजेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, जरा बताओ हमने वेट किसको दिया? फैक्ट्री को। ये फैक्ट्री का वर्कर्स है तो ठीक है, कहां चला गया? ट्रेडिंग काउंट में। अगर मैं कहता हूं कि वेजेस ऑफ ऑफिस प्यून, तो हमने वेज किसको दिया? वेट किसको दिया? ऑफिस को। तो मेरे बच्चे ऑफिस मतलब कहां चला गया? प्रॉफिट लॉस में। पता है अगर एग्जाम में सिर्फ वेजेज बोल के छोड़ देगा तो फिर अब आपको वेट देना पड़ेगा, आपको इस बात को दिमाग में लाना पड़ेगा, आपको वजन देना पड़ेगा कि वेजेस जो आपका है वो ज्यादातर हम कहां पे करते हैं। जरा बताओ वेजेस जो है वो फैक्ट्री में ज्यादा पे करते हैं कि ऑफिस में ज्यादा पे करते हैं? सर वेजेस जो है ना सर, हम वो वर्कर्स को पे करते हैं। और सर वर्कर्स जो होते हैं ना सर, वर्कर्स जो होते हैं वो फैक्ट्री के अंदर ज्यादातर काम करते हैं। तो मेरे बच्चे फैक्ट्री में अगर ज्यादा काम करते हैं तो वेट जो है ना वो फैक्ट्री के पास चला गया, और फैक्ट्री के पास जाते ही हमने कहा कि वेजेस कहां जाएगा जी? ट्रेडिंग अकाउंट में। आप समझ रहे हो मेरी बात? एग्जामिनर कहता है कि अगर मैं आपको ना बताऊं वेजेज का कहां का है तो आप देखो कि वो खर्च ज्यादातर कहां पे होता है, वेट उसका ज्यादा कहां पे है। जहां पे ज्यादा वेट होगा वहीं पे खर्च को ट्रांसफर कर देना। तो मेरे बच्चे वो कहां चला जाएगा जी? आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। अच्छा आओ ना अभी आगे और समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। रेंट ऑफ फैक्ट्री, हमने फैक्ट्री को वेट दिया मेरे बच्चे, वो चला गया ट्रेडिंग अकाउंट में। रेंट ऑफ गोडाउन, हमने गोडाउन को वेट दिया, चला गया प्रॉफिट लॉस में। लेकिन एग्जाम में सिर्फ रेंट बोल के छोड़ दे और कहे कि जरा बताओ कि आप इसको ट्रेडिंग में दिखाओगे कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो आप फिर से वेट पे आना। मुझे बताओ जरा, मैं आपसे पूछता हूं कि रेंट जो है वो फैक्ट्री का ज्यादा होगा या फिर 1, 2 और 3 जगह का ज्यादा? बोलो। अगर रेंट का वो ना बताए कि खर्च कहां का है तो जहां पे ज्यादा खर्च होता है, जहां पे ज्यादा वेट होगा हम वहीं का मान लेंगे। तो मुझे बताओ रेंट 1 जगह का ज्यादा होगा कि 3 जगह का ज्यादा होगा? फिर 3 जगह का ज्यादा होगा। मेरे बच्चे अगर ये खर्चे 3 जगह के ज्यादा होंगे ना तो 3 जगह यानी कि इनडायरेक्ट मानते हुए कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ये आपका प्रॉफिट लॉस में चला गया। आज तो अजीब सी शक्ति आपके अंदर आने वाली है। आज तो जब आप मेरी क्लास को पढ़ के जब बाहर निकलोगे ना तो आप देखना इतनी आंधी चलेगी ना बच्चे कि जितने लोग आपके सामने से आ रहे हैं जा रहे हैं सब गिरना शुरू हो जाएंगे। वो आंधी कोई आम आंधी नहीं है, वो आंधी आपके अंदर में फाइनल काउंट की जो शक्तियां आई ना बच्चे, उनकी आंधी है। वो उनको गिरने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि शेर जो होता है ना या जो शेरनियां होती हैं वो एक ही होते हैं। किसी वो क्या बोलते हैं, मैं भूल गया वो मुहावरा। आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूं? मतलब आप ही हो और दुनिया में कोई नहीं है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि अब कोई परेशान आपको नहीं कर सकता। कोई बाहर वाला बच्चा अगर कुछ पूछ दे, सोचे कि हम स्मार्ट हैं, इन बच्चों से पूछ लेते कि यार रेंट कहां जाएगा और फंसा दे, तो आपको फंसा नहीं सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप प्रॉपर तरीके से सीख रहे हैं। आओ ना आगे बात करता हूं। सैलरी कहता है कि फैक्ट्री मैनेजर का चला गया ट्रेडिंग में, सैलरी ऑफिस का चला गया प्रॉफिट में, सिर्फ सैलरी। मुझे आप बताओ, आप जानते हो कि सैलरी इंप्लॉय को पे करते हैं। मैं जानता हूं कि आप सैलरी इंप्लॉय को पे करते हैं। जरा बताओ इंप्लॉय ज्यादा काम कहां करते हैं? इंप्लॉय फैक्ट्री में ज्यादा काम करते हैं या फिर ऑफिस, शोरूम, गोडाउन के अंदर? सर हमें जहां तक पता है फैक्ट्री में वर्कर्स ज्यादा काम करते हैं।
सर एम्प्लॉय जो है ना वो ऑफिस में, शोरूम में, गोडाउन में ज्यादा काम करते हैं। तो मेरे बच्चे इनका खर्च मानते हुए सैलरी को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट लॉस। बात सिर्फ यहां वजन की उठती है, वेट की उठती है। जहां पे उसका वेट हम देखेंगे वहां पे उस खर्च को ट्रांसफर कर देंगे। आई बात समझ में? सर हाँ और बताओ ना सर ये क्यों छोड़ दिया आपने? मैं आपको बताता हूं। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस, सिर्फ कैरेज। मेरे बच्चे बात यहां भी वजन की ही उठेगी। देखो आप छोटे बच्चे हो, प्यारे प्यारे, अभी थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, अगर किसी कंपनी में काम करने जाओगे तो आप देखोगे जो मैं बात बता रहा हूं बिल्कुल सच निकल के आएगा। जरा सुनना ध्यान से। क्या ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता, ध्यान सुनना मेरी बात, इस रास्ते में गुड्स के आने जाने के लिए, जब मार्केट से गुड्स को हम परचेज करते हैं और फैक्ट्री में लेकर आते हैं, तो मेरे बच्चे इसका डिस्टेंस ना बहुत ज्यादा होता है। पता नहीं रॉ मटेरियल देश के कौन से कोने में मिल रहा होगा, तो उस देश के कोने में जाकर मैं रॉ मटेरियल अपनी फैक्ट्री के अंदर लेकर आऊंगा। जनरली देखा गया कि इस काम में, यानी कि यहां से यहां को गुड्स को लाने के लिए कोई भी कंपनी अपना व्हीकल हायर नहीं करती। मेरे बच्चे मार्केट से फैक्ट्री में गुड्स को लाने के लिए कोई भी कंपनी अपना व्हीकल हायर नहीं करती, वो बाहर वालों से लेती है। क्योंकि यहां पे बहुत सारे रिस्क है, कहीं बीच में एक्सीडेंट हो गया, टूट गया, फूट गया, तो हमारे पॉकेट से पैसा जाएगा। वो कहते हैं यार ये जो है ना, इस रास्ते के लिए क्या करो, बाहर का व्हीकल हायर कर लो, बाहर का व्हीकल। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान रखना, ये फैक्ट्री से गोडाउन, गोडाउन से शोरूम, यहां पे गुड्स का आना जाना पूरे दिन भर में कई बार होता है। स्टॉक कम हो गया, गुड्स लेकर आओ, स्टॉक घट गया, गुड्स लेकर आओ, कई बार होता है। मेरे बच्चे देखा गया है कि इस डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए कंपनी का अपना व्हीकल होता है। आप देख लेना, आपको मैं झूठ नहीं बोल रहा कि जो जब गोडाउन से शोरूम, मतलब गोडाउन से शोरूम हो गया, आपका फैक्ट्री से गोडाउन हुआ, यहां पे गुड्स को लाने ले जाने के लिए कंपनी का अपना व्हीकल होता है। और आप जानते हैं कि अगर कंपनी का यहां पे अपना व्हीकल है तो अपने व्हीकल को कोई भी भाड़ा नहीं पे करता। भाड़ा किसको पे करते हैं? जब दूसरों वालों से, दूसरे लोगों से हम व्हीकल लेते हैं। और दूसरे लोगों से व्हीकल कहां लिया जा रहा है? इस जगह के लिए, इस जगह के लिए। तो मेरे बच्चे अगर सिर्फ कैरेज बोल के छोड़ देगा ना, तो इनको हम वेट देंगे, इनका हम वजन मानेंगे, और ये वजन मानते हुए हम इसे कहां दिखाएंगे जी? आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मेरे बच्चे ये कुछ तरीका है जिससे आइटम्स का क्लासिफिकेशन होता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, ना आप चाहोगे कि बातों को रटो। अगर एक बार बातें समझ में आ जाती है ना, तो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाता है। सच्ची बता रहा हूं। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि आइटम्स कौन सा कहां जाएगा उसको प्रॉपर तरीके से बताऊं। मैंने सारी बातें आपको बता दी। हम 2-3 एग्जाम्पल और देख लेंगे। चौथा मिटाता हूं। ये हो गया आपका? सर हाँ सर। ये भी मिटा दो क्या? सर ये भी मिटा दो। 5वां लिखो आप, 5वां। कभी कभी क्या होगा, एग्जामिनर आपके साथ गेम खेलेगा और वो कहता है 5वें में, कहता है कि सैलरी एंड वेजेज, वो ऐसे बोल देगा। या फिर कह देगा, ये ए पॉइंट था, बी पॉइंट में आइए, वो कह देगा वेजेज एंड सैलरी, वेजेज एंड सैलरी आपका। अब ये कहां जाएगा? अब ये कहां जाएगा? मेरे बच्चे एग्जाम में अगर दो नाम जो डिफरेंट जगह पे जाते हैं, अगर ऐसे नाम इकट्ठा आ जाए, तो ध्यान रखना जो वर्ड पहले है ना, जो वर्ड पहले होगा हम उसका वेट ज्यादा मानेंगे, उसका वेट ज्यादा मानेंगे। यानी कि अगर एग्जाम में कहता है सैलरी एंड वेजेज, तो सैलरी का वेट हम ज्यादा मानेंगे। और जरा बताओ सैलरी हम कहां ट्रांसफर करते हैं? सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। लेकिन मेरे बच्चे अगर वहीं पे वेजेज एंड सैलरी बोलेगा, तो बताओ पहला वर्ड क्या दिख रहा है आपको? सर वेजेज। तो वेजेज का वेट मानते हुए, वेजेज कहां पे करते ज्यादातर? फैक्ट्री के अंदर में। तो हम कहां ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आप समझो ना बातें कितनी अच्छी है। जब दो वर्ड एक साथ होंगे तो पहले वर्ड की इंपॉर्टेंस होगी, पहला वर्ड जो होगा उसी के हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे। उसी तरीके से आइए 6 पॉइंट में आपका कहता है हीटिंग एंड लाइटिंग। देखो जरा कितने प्यारे प्यारे वर्ड है, हीटिंग एंड लाइटिंग। ये बातें आपको समझना, रटना नहीं है। ये नंबर ए हो गया। और एक दिखा रहा हूं मैं, कहता है लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। हीटिंग जो होता है ना, हीटिंग आपका ये मशीन का होता है, मशीन का हीटिंग होता है। कभी सुना है क्या कि आपने इंसान को भी हीट करते हो? इंसानों की हीटिंग कभी सुना क्या कि हाँ जी हमने आग पे इंसान को बैठा दिया और उसको हीट करते हैं? जलन होगा, पता नहीं कहां का।
है ना। तो याद रखना, हीटिंग जो होता है ना बच्चे, ये आपका मशीन का होता है। मुझे इतना बताओ, मशीन कहां पे यूज किए जाते हैं? सर फैक्ट्री के अंदर। तो मेरे बच्चे, क्योंकि पहला वर्ड हीटिंग का है जो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको क्या करूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन अगर वो कहता है लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग मेरे बच्चे, लाइटिंग जो होता है ना, जहां पे अच्छी सी लाइटिंग दिखाई दे, वो शोरूम का होता है, वो आपके ऑफिस का होता है। क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट विजिट करते हैं, यहाँ पे कस्टमर विजिट करते हैं, वहां पे लाइटिंग होना बहुत अच्छी तरीके से जरूरी है। ऐसा नहीं कि लाइटिंग यहाँ पे नहीं होता, बट यहाँ पे ज्यादातर होता है आपका। तो क्योंकि आपके इनडायरेक्ट में आने वाला नाम पहले आपका है, ये लाइटिंग आपका, इसलिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ऐसे नाम जब अब आ जाएंगे, दो नाम कोई भी इकट्ठा, तो मुझे विश्वास है कि आप उनको बहुत प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है ना। आइए उसी तरीके से अगर एक कहता है, जैसे 7th में वो कहता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहां तो कोई झगड़ा ही नहीं होना चाहिए। पता है क्या है? प्रिंटिंग भी आपका ऑफिस का खर्च है, आपका कोई पेपर है जिसका प्रिंटिंग करना है। स्टेशनरी मेरे बच्चे, ये आपका स्टेशनरी भी क्या ऑफिस के ही खर्चे आपके हैं, होते ना। वो पेपर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल आपका हो गया। तो ये दोनों ही खर्च क्या है जी? प्रॉफिट लॉस के। तो फिर तो कोई झगड़ा नहीं है, प्रॉफिट लॉस में जाएगा। झगड़ा वहां पे होगा जब ऐसे वर्ड निकल के आए, वो भी आप काम कर जाएंगे। आई बात समझ में? सर हाँ। एक और भी बात है, एक और भी बात है। एक बार जब आप मतलब आज से कुछ समय पहले की बात है, सीए के एग्जाम में एक सीपीटी पहले हुआ करता था, अब तो नया सिलेबस आ गया, सीए फाउंडेशन मेरे बच्चे। तो सीपीटी में एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखता हूं। पता नहीं क्या हुआ था, जितने सारे बच्चों का जवाब देखो, उन्होंने गलत जवाब ही दिया था। वो क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है बच्चे। देखता हूं कि आपका दिमाग क्या सचमुच में ठीक से सोचता है कि नहीं सोचता है। मैं उस पॉइंट को देता हूं, आपको दोबारा क्या करना है? इसी से जवाब देना है। लो मैं इसको मिटाता हूं और मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं। मुझे विश्वास है आप भी गलत ही जवाब दोगे। आप प्लीज बुरा नहीं मानना कि सर हमारे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं। मैं जानता हूं ना आपको बच्चे, मैं जानता हूं। लिखिए 8वां पॉइंट। और एक बात और याद रखना, ये 8वें पॉइंट का जवाब अगर आपका सही होता है ना, अगर सही होता है, तो मुझे आप बस एक फोन कर देना कि सर मैंने जवाब सही दिया था। अब जहां भी देश के, वर्ल्ड के जिस कोने में होगे, आप मुझे बता देना। मैं आपके घर में आऊंगा, आपको चॉकलेट खिलाऊंगा और खिला के मैं वापस आ जाऊंगा। जिस चॉकलेट को बोलोगे वो खिलाऊंगा बच्चे। मैं सच बोल रहा हूं, कभी मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी कि झूठ मूठ का कि हाँ मेरा सही है सही, वो काम नहीं होगा। आपका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है। एग्जाम में कई बार आ चुका है, बच्चे उल्टे सीधे काम करते हैं। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप भी उल्टे सीधे ही काम करोगे। सुनो क्वेश्चन क्या है। कहता है कि सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, ध्यान सुनना। वो कहता है कि सैलरी जो है ना, वो फैक्ट्री मैनेजर का है, फैक्ट्री को मैनेज कर रहा, फैक्ट्री का मैनेजर आपका है। लेकिन मेरे बच्चे बात यहीं पे नहीं रुकी। वो कहता है कंट्रोलिंग फ्रॉम ऑफिस आपका। मुझे बताओ ये खर्च कहां जाएगा? ट्रेडिंग में कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में? सोच लो। मैं आपको पूरा समय दूंगा आपको सोचने का। आप सोच लो आराम से। मैं आपको हिंट भी देने को तैयार है मेरे बच्चे। आप ये मत सोचो कि सर बड़े निर्दयी हैं, वो तो बस क्वेश्चन दे देते हैं और हमारी गलतियां हो जाती है और सर हंसने लगते हैं। आप गलती करते हो तो मैं भी रोता हूं, सच बोल रहा हूं। तो आप गलतियां ना करो, सही करो। मैं उसके लिए एक हिंट देता हूं, जरा हिंट ध्यान से सुनना। अब जवाब आपका सही आ जाएगा, मुझे विश्वास है। सुनो ध्यान से क्या। अरे सैलरी जो पे कर रहे ना, वो फैक्ट्री मैनेजर है। फैक्ट्री का मैनेजर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये हमारा फैक्ट्री है, इसका मैनेजर है मेरे बच्चे, इसका मैनेजर है जिसको हम सैलरी पे कर रहे हैं। लेकिन ये फैक्ट्री मैनेजर जो है ना, वो कंट्रोल, यानी कि फैक्ट्री को कंट्रोल कहां से कर रहा? ऑफिस से। ओहो, ये तो बात यहां पे जबरदस्त निकल के आ गई। ये कहता है कि जो मैनेजर है वो फैक्ट्री का, वो मैनेज किसको कर रहा है? फैक्ट्री को। लेकिन कहां से कंट्रोल कर रहा है? ऑफिस से। बताओ ना, ये खर्चे आपका ट्रेडिंग अकाउंट के हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के हैं? बोलो, ये ट्रेडिंग के हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के? एक काम करोगे, मैं एक बार फिर से हिंट दे दूं क्या? एक बार सर हाँ दो ना। तो सुनो, इस बार मैं ऐसे हिंट दूंगा ना बच्चे कि मेरे शब्दों में ही उसके आंसर छिपे हुए हैं।
जो मैं हिंट दूंगा, जो मैं शब्द यूज करूंगा, उसी में आंसर छिपा हुआ है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, अरे सैलरी जो है ना वो फैक्ट्री के मैनेजर का है, वो फैक्ट्री को मैनेज कर रहा है, वो फैक्ट्री को मैनेज कर रहा है मेरे बच्चे, लेकिन वो कंट्रोल ऑफिस से कर रहा है। मैनेज कर रहा फैक्ट्री को लेकिन कंट्रोल कर रहा ऑफिस से। मैंने अपना हिंट दे दिया, अगर आपने थोड़ी सी मेरी बात को ठीक से समझी होगी ना तो गारंटी के साथ आपको आंसर मिल गया होगा। अब एक काम करो, अपना अपना आंसर जो है आप अपने रजिस्टर के लास्ट पेज पे लिख लो, जो भी लिखना है लिख दो आप लास्ट पेज पे, और लास्ट पेज पे लिख के ना आप क्या करना, वो आपका जो आंसर होगा वो एक ही वर्ड होना चाहिए उसके ऊपर में, दूसरा कुछ नहीं। आप उसका फोटो खींच लो और मुझे भेज देना, देखता हूं कि सही की गलत। आइए जरा अब मैं जवाब बताता हूं। ये जो है मेरे बच्चे सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर कंट्रोलिंग फ्रॉम ऑफिस, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आप ज्यादा खुश ना हो जाओ कि आप सही कर रहे थे, अरे नहीं जाएगा। ये खर्च आपका ट्रांसफर किया जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, ये खर्च ट्रांसफर किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे आइटम्स का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, इसके लिए हमारा अकाउंट्स कहता है कि आप सर्विसेज कहां रेंडर कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आप जो मैनेजर हो, जो सर्विसेज दे रहे हो, जरा बताओ आपका सर्विसेज फैक्ट्री में जा रहा है कि ऑफिस में जा रहा है? सर फैक्ट्री में जा रहा है, तो मेरे बच्चे फैक्ट्री का खर्च माना जाएगा। बैठने को तो ऑब्वियस बात है, मैनेजर है बच्चे। अरे कल को आप बड़े लोग बन जाओगे और फैक्ट्री का मैनेजर बनेंगे तो क्या फैक्ट्री में बैठोगे? अरे फैक्ट्री में मशीन होता है, मशीन पे थोड़े बैठोगे। बैठना तो हमारा ऑफिस के अंदर ही होगा, और बैठने से आइटम का क्लासिफिकेशन नहीं होता। हम तो पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे बैठते हैं, तो कहां कहां आइटम को ट्रांसफर करोगे? यानी कि जब भी आइटम का क्लासिफिकेशन करना होगा तो प्लेस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज, मैं काम कहां कर रहा हूं, मैं सर्विसेज कहां दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट होगा, बैठना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि सर्विस आपका फैक्ट्री का है, आप ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर वो गोडाउन का होता मैनेजर, वो शोरूम का चाहे ऑफिस का, तो फिर मैं क्या करता, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। आई बात समझ में? सर ठीक है सर, ठीक है सर, लेकिन सर हमारा आंसर सही था, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप खुशी मनाओ ना अगर सही था तो। लेकिन मैं अब इससे दूर निकलना चाहता हूं, मुझे और भी कुछ, आज पता नहीं मुझे भूख लगी मेरे बच्चे। आज मेरी भूख इतनी तेज हो चुकी है ना कि मैं आपको इस चैप्टर में आने वाले सारी परेशानियां मैं आपको समझा के अपनी भूख को खत्म करना चाहता हूं। 11-12 क्लास के बाद जब इस चैनल पे आपका पर्पस पूरा हो जाएगा तो एक तो दो काम आप जरूर करेंगे। जिस दिन इस चैनल का पर्पस पूरा हुआ, आप इंश्योर करेंगे कि आपके जाने के बाद आपके थ्रू कम से कम 20 बच्चे यहाँ पे ऐड हों। ये इंश्योर करना होगा, एक बच्चा 20 बच्चों के बीच में एजुकेशन को फ्री में जो आपको प्रोवाइड करा रहा है उसको फैलाएगा। और इसके बाद मेरे बच्चे, मेरा सेकंड चैनल संतोष कुमार के नाम से आपका है, जहाँ पे हम लोग बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। आप CA, CMA, CS, BCom कुछ भी कर रहे हो, आप वहाँ पे आके हमारे नॉलेज को गेन करें। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी। तो बच्चे एक जगह और परेशान होते हैं। आप वो परेशानी क्या है मेरे साथ सुनना ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं, तभी आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। जरा सुनो ध्यान से क्या मैं कुछ बता रहा हूं। आप देखो, ये जो चैप्टर शुरू होता है ना, फाइनल अकाउंट, तो इस चैप्टर के शुरुआत में आपको क्या होगा, एग्जाम में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। लिखिए मेरे साथ नए पेज के साथ, मेरे बच्चे ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, 2-3 बातें आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने के लिए। तो आपको मेरे साथ चलना है, अभी दिमाग में आपका इफ और नहीं आना चाहिए। कहते हैं कि जब ये चैप्टर का शुरुआत होगा एग्जाम में, जब क्वेश्चन आपके पास आएगा, तो मेरे बच्चे क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा। ये लो वो ट्रायल बैलेंस आपका, आप मेरे साथ बनाएंगे। आपके रजिस्टर का जो हाफ पेज होगा, हाफ पेज से भी थोड़ा सा कम, आप उसमें ट्रायल बैलेंस बनाइए। आप हाफ पेज से भी थोड़ा सा कम। और आप जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस लिखते हैं जी हम लोग एज ऑन मान लो 31 दिसंबर 2018। मेरे बच्चे 31 दिसंबर 2018 को हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, मतलब साल के एंड में।
इस ट्रायल बैलेंस में आप जानते हैं कि दो कॉलम होता है, एक आपका डेबिट का और एक आपका क्रेडिट का। मेरी बात ध्यान सुनना, मैं क्या बता रहा हूं आपको। एग्जाम में जब क्वेश्चन की शुरुआत होगी इस चैप्टर में, तो आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा और इसी ट्रायल बैलेंस से कहेगा कि भैया बना दो आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। तो पहले ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स आते हैं ना, जरा हम उनको समझते हैं, उनको समझते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लिखना बंद करो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो मेरे बच्चे। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स आते हैं ना, वो ब्रॉडली 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ट्रायल बैलेंस में जितने सारे आइटम्स होते हैं उनको हम ब्रॉडली 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसी में क्या, मैंने पूरे अकाउंटेंसी में जितने सारे चैप्टर आपको समझाया है या जो आगे समझाऊंगा, उसमें सारे आइटम्स मेन 5 ही होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं जी, लिखिए मेरे साथ। एक आपका एसेट्स, एक आपका कैपिटल, एक आपका कैपिटल, एक हमारे यहां पे लायबिलिटीज होते हैं, लायबिलिटीज आपका यहां पे मेरे बच्चे, एक आपका यहां पे एक्सपेंसेज होते हैं, एक्सपेंसेज, और एक आपका रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि इनकम आपके। ये 5 नाम होते हैं। अकाउंटेंसी में 5 के सिवाय कोई छठा नाम होता ही नहीं है। तो मेरे बच्चे ये 5 नाम यहां पे होंगे। मैं कुछ और लिख रहा हूं, ये देखो, आप जानते हो इस बात को कि ट्रायल बैलेंस में जो हमारे एसेट्स होते हैं ना, वो हमेशा डेबिट में होते हैं। कैपिटल हमेशा आपका क्रेडिट में होगा, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में होगा, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये तो सभी जगह होता है मेरे बच्चे। एसेट्स और एक्सपेंस का हमेशा, आप जो लेजर अकाउंट बनाए हो वहां भी देखा था आपने कि लेजर अकाउंट में भी एसेट्स का और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। जब उसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हो तुम क्या बोलते हैं, टू बैलेंस बीडी। और हमारे जो कैपिटल है, लायबिलिटी है और जो हमारा रेवेन्यू है, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आपका होता है। जानते हो इस बात को ना? सर हाँ, सर हाँ, पता है। आप लिख लें इस बात को, सर हाँ सर। मुझे कुछ और भी समझाना है। आज आप सोच रहे हो कि सर ट्रायल बैलेंस क्यों सिखा रहे हैं। नहीं सिखा रहा मेरे बच्चे, नहीं सिखा रहा। मुझे ट्रायल बैलेंस नहीं सिखाना। ट्रायल बैलेंस के अंदर में जो आइटम्स यूज होते हैं ना, इनका यूज हमारे फाइनल अकाउंट में क्या है, मुझे वो समझाना है। एक बात तो आप जान ही गए होंगे कि जितने भी एक्सपेंसेज और रेवेन्यू हमारे हैं, वो हमारा या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा। अगर वो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, अगर इनडायरेक्ट तो प्रॉफिट लॉस। ये बात आप समझ चुके हैं। जो हमारे एसेट्स हैं, कैपिटल, लायबिलिटी, वो कहां जाएंगे, बैलेंस शीट में। ये भी आप जानते हैं, मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक्चुअली आज मैं वो बात नहीं करना चाहता, कुछ और बातें, अच्छी बातें जो आपके दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए। जरा सुनो ध्यान से। क्या पता है, आज के बाद ना कोई भी बाहर का इंसान, कोई भी इंसान जो आपसे मिलेगा, और अगर मान लो वो इंसान कहता है कि जरा बताओ ट्रायल बैलेंस के अंदर में ये जो एसेट्स है, ये जो कैपिटल है, ये जो लायबिलिटी है, ये अपने बारे में क्या बताते हैं। ध्यान सुनना, अभी आपके दिमाग में कोई आंसर ना है, बस मेरी बातें सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई आज के बाद आपसे पूछे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर में ये एसेट्स, ये कैपिटल और ये लायबिलिटी अपने बारे में क्या बताते हैं, तो मेरे बच्चे आप कहना ये तीनों कहते हैं अपने बारे में बैलेंसेज, बैलेंसेज एट द एंड ऑफ ईयर। लिखिए मेरे साथ, एट द एंड ऑफ ईयर। मेरे बच्चे जब भी ट्रायल बैलेंस में इनको पढ़ा जाएगा ना, तो कहा जाएगा ये देखो, ये देखो, ये देखो, एसेट्स आपका एंड में कितना है, कैपिटल आपका एंड में कितना है, लायबिलिटी आपका एंड में कितना है। इनको हमेशा हम क्या बोलते हैं, एंड में कितने हैं। लेकिन मेरे बच्चे ये जो हमारे एक्सपेंस इनकम होते हैं ना, एक्सपेंस रेवेन्यू, एक्सपेंस इनकम, जो भी कह दो, ये ट्रायल बैलेंस में एंड की बात नहीं करते। ये कहते हैं अपने बारे में कि हम दोनों ड्यूरिंग द ईयर कितने हुए हैं, ड्यूरिंग द ईयर। आपका समझ लो मेरी बात, कितने बात ये जो है ना इंपॉर्टेंट है। इसका यूज क्या है मैं आगे आपको चैप्टर में दिखा दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे आज की क्लास में एक एक शब्द जो मैं आपको दे रहा हूं ना, वो एक एक हीरे के बराबर है। और ये हीरे जो है ना आपके शरीर में लगे जा रहे हैं। आप अपने पापा मम्मी को कह देना कि पापा मम्मी आज तो सर ने हमारे शरीर में इतने सारे हीरे चिपकाए हैं कि मैं इतना मतलब अमूल्य हो चुका हूं कि मैं क्या बताऊं। आप हमें संभाल कर रख दो, क्योंकि हमारी कीमत मार्केट में बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है। तो पता मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लो दुनिया वाले पूछते हैं कि जरा बताओ एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी ट्रायल बैलेंस में क्या बताते हैं, तो बोलना कि एंड में वो कितने हैं। लेकिन मेरे बच्चे एक्सपेंस और रेवेन्यू जो है ना, वो एंड नहीं, पूरे साल में कितना हुआ, क्योंकि एक्सपेंस पूरे वर्ष में होता है, रेवेन्यू पूरे वर्ष में होता है। नहीं समझ में आया?
नहीं समझ में आया? सर पूरी बात नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, मैं कुछ और लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा, आप नहीं लिखना। अब आपका लिखने का काम हो चुका है मेरे बच्चे, अब मैं लिखूंगा, आपको नहीं लिखना। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ये सारी बातें मैं लिखूंगा, आपको नहीं लिखना। मैं कुछ आपको दिखा रहा हूं, कुछ नाम एसेट्स के, जैसे कि आपका नाम लो कुछ एसेट्स का, जैसे कि मशीन हो गया, आपने लिखना, मैं लिखूंगा। जैसे कि आपका बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया, जैसे कि आपका कैश हो गया, जैसे कि आपका डेटर्स हो गया। बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारे, मैं उनका अमाउंट भी दे देता हूं। मान लो ये 2 लाख का है, आपको नहीं लिखना, मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ मैं लिख रहा हूं। ये मान लो 3 लाख का अमाउंट है, कैश मान लो आपका 1 लाख का अमाउंट है, डेटर्स मान लो 1,50,000 का अमाउंट है। ऐसे दिमाग से लिख रहा हूं। मैं कुछ एक्सपेंसेज के भी नाम आपको देना चाहता हूं, जैसे कि मान लो रेंट आपका हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पे सैलरी हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पे बैड डेट्स हो गया। बहुत सारे नाम होते हैं, बैड डेट्स जानते हो ना, कुछ पैसे डूब गए हमारे। रेंट मान लो कहता है कि 40,000 है, सैलरी कहता है कि 60,000 है, और बैड डेट्स कहता है कि 10,000 का अमाउंट है। सुनो सुनो ध्यान से, नजर बिल्कुल यहां होगा, ध्यान आपका यहां पे होगा। भूल जाओ कि दुनिया में कोई और इंसान है, बस मैं हूं और आप हो बच्चे, और तीसरा कोई है ही नहीं पूरे दुनिया में। सच बता रहा हूं, देखो ना मैं कुछ बोल रहा हूं, देखो ना मैं कुछ बोल रहा हूं, देखो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, देखो मैं कैसे पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा ट्रायल बैलेंस के अंदर में, मैं बात कर रहा हूं ट्रायल बैलेंस के अंदर में, जो साल के एंड में बनता है। पता ही बात ना, सबके बैलेंस यहां लिखे जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। कहता है मशीन एंड में कितना है, 2 लाख, एंड में कितना, 2 लाख, बिल्डिंग एंड में कितना, 3 लाख, कैश एंड में कितना है जी, 1 लाख, डेटर्स एंड में कितना, 1.5 लाख। ये एंड की बात करता है। लेकिन मेरे बच्चे रेंट जो है ना, वो एंड की बात नहीं करता। देखो ट्रायल बैलेंस में हम एक्सपेंस कैसे पढ़ेंगे, रेंट हमने पूरे साल में कितना पे किया ड्यूरिंग द ईयर, सैलरी हमने पूरे साल में कितना पे किया, बैड डेट्स हमारा पूरे साल में कितना हुआ। जब एक्सपेंसेज और रेवेन्यू को हम बात करते हैं तो पूरे साल में कितना हुआ, क्योंकि ये पूरे वर्ष होते हैं मेरे बच्चे, तो पूरे वर्ष में कितना वो बताया जाता है। लेकिन ये तो आपका एंड में कितना बचा हुआ है उनकी बातें करते हैं, ठीक है ना सर? हाँ सर हाँ। एक बात बताओ ना, आपसे पूछता हूं, ये देखो, ये हमारा एक बैलेंस शीट है, ये हमारा एक बैलेंस शीट है। आपको लिखना नहीं है, मेरी बात सुनना है, मैं यहां से कुछ निकालूं। जरा बताओ ट्रायल बैलेंस में डेटर्स हमारे कितने के हैं, 1.5 लाख रुपए के। देख रहे हो आप यहां पे, आप देखो डेटर्स जो हमारे पास है ना बच्चे ट्रायल बैलेंस में, वो 1.5 लाख रुपए के, 1,50,000 के, 150 के। अच्छा बताओ पूरे वर्ष में बैड डेट्स कितना हो गया, 10,000। देख रहे हो, बैड डेट्स मतलब जो डेटर्स डूब गए। मुझे इतना बताओ, ये 10,000 जो बैड डेट्स हो गया, वो इसमें से क्या किया जाएगा सर, माइनस किया जाएगा। तो मेरे बच्चे मैं यहां पे क्या करूंगा, ये 10,000 जो आपका बैड डेट्स हुआ ना, मैं इसको माइनस करूंगा, क्योंकि बैड डेटर्स में से तो डूब गया आपका कितना, 10,000। तो बताओ जरा डेटर्स बाहर में कितना जाएगा, 1,40,000, 1,40,000 रुपए, 140 का अमाउंट आपका, 140 का अमाउंट। बताओ ना हमने गलत किया कि सही किया? सर आपने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही सर, क्योंकि डेटर्स आपके पास 1.5 लाख रुपए के हैं, 10,000 का बैड डेट्स हो गया, डूब गया, तो माइनस करके कितना बच गया, 140। बैलेंस शीट में डेटर्स 140 दिखाया जाएगा। मेरे बच्चे आप कह रहे हो कि सर आपने बिल्कुल सही काम किया है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने गलत काम किया है, मैंने ठीक काम नहीं किया मेरे बच्चे, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। ये जो हमने बैलेंस शीट बनाया है, और बैलेंस शीट में जो 140 लिखा ना, ये गलत आंसर है, क्योंकि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना ही नहीं। काश आप मेरी बात को ध्यान से सुने रहते, काश आप इस बात को माने रहते कि दुनिया में कोई नहीं है, मैं और आप हैं और कोई नहीं है, तो बात आप शायद ठीक से समझे रहते। मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चे, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। देखो यहां पे क्या है, सुनो मेरी बात। हमने कहा था कि जो हमारे एसेट्स है ना, मतलब डेटर्स, वो एट द एंड ऑफ ईयर है। ये कब का है जी, एट द एंड, साल के एंड में। मेरे बच्चे साल के एंड का मतलब हो गया, ये जो बैलेंस आपका है वो 31 दिसंबर 2018 का है, साल के एंड में। और ये हमने कहा था कि जो बैड डेट्स आपका हुआ है, ये आपका हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि साल के बीच में। ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल के बीच में। मुझे सिर्फ इतना बताओ, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जो एंड का बैलेंस आपने डेटर्स का लिखा है, जो एंड का बैलेंस आपने डेटर्स का लिखा है, क्या एंड का बैलेंस निकालते समय साल के बीच में जो भी कुछ हुआ मेरे बच्चे,
क्या वो ऑलरेडी माइनस नहीं हो चुका होगा? बोलो बोलो, आपसे पूछ रहा हूं कि एंड का जो बैलेंस कहता है कि एंड में डेटर्स 1.5 लाख रुपए का है, क्या एंड का बैलेंस निकालते समय साल के बीच में जो 10,000 रुपए डूब गए हैं, क्या वो ऑलरेडी माइनस नहीं हो चुका होगा? सर हो चुका होगा सर, क्योंकि ये बैलेंस आपका एंड का है। अरे साल के बीच में हमने कुछ क्रेडिट पे गुड्स बेचा हो गया तो डेटर्स में ऐड हो गए होंगे, कुछ कलेक्शन हुआ होगा, डेटर्स में माइनस हो चुका होगा, कुछ बैड डेट्स हो गया, कुछ डिस्काउंट हो गया, जो भी कुछ साल के बीच में हुआ उन सबको प्लस माइनस करने के बाद ये एंड का मेरा बैलेंस है मेरे बच्चे। और क्योंकि ये सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद एंड का बैलेंस है, इसका मतलब इसका माइनस ये 10,000 दोबारा यहां से माइनस नहीं किया जाएगा। ये डेटर्स जो आपके हैं ना वो एंड के हैं, तो एंड में जो है वही हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, हम दोबारा क्यों माइनस करेंगे। और मैं इस बात को अगर और आपके इन डेप्थ में लेकर आऊं समझाने के लिए, तो ये देखो, आपने रेंट 40,000 रुपए पे किया साल के बीच में, तो जो 40,000 आपने पे किया होगा ना, उसको माइनस करने के बाद ही कैश आपका 1 लाख बचा हुआ है। आपने सैलरी 60 पे किया, वो भी माइनस करने के बाद 1 लाख बचा हुआ है। तो मेरे बच्चे, हम कैश में से दोबारा थोड़ी इसको माइनस करेंगे, ये तो साल के बीच में हुआ था, वो तो हम पे कर चुके हैं, माइनस हो चुका है। तभी तो हमें बताया जाता है, और मैं भी आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ यह ध्यान रखना कि जितने भी एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी हैं उनको डायरेक्टली आप बैलेंस शीट के अंदर लेकर आ जाओ, और जो हमारे एक्सपेंस रेवेन्यू है ना वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, इनको हम दोबारा इसमें से माइनस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं चिल्लाए जा रहा हूं? मेरा गला जो है, गला, आंख और पता नहीं क्या क्या सब खराब हो रहा है बच्चे। मैं जब क्लास पढ़ाता हूं ना, तो मुझे लगता है कि मेरी पूरी एनर्जी पता नहीं कहां कहां से आकर आपके बीच में आ जाती है, और लगता है कि बस मैं आपको बोलूं, आपकी आंखों में देखूं, आपको बताऊं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप भी ये बात समझ रहे हो ना, आपकी भी तो आंखें मुझसे मिल रही हैं। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये जितने भी एसेट्स वो एंड में है मेरे बच्चे, एंड का बैलेंस निकालते समय जो भी कुछ साल के बीच में होता है वो ऑलरेडी प्लस माइनस हो जाते हैं, हम दोबारा प्लस माइनस नहीं करते। इसलिए ये जो एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी है उनको आप बैलेंस शीट में दिखा देना, और जो एक्सपेंस रेवेन्यू है वो आपका ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दोबारा प्लस माइनस नहीं किया जाएगा। यहां तक क्लियर? आपको यहां तक बात क्लियर है? सर हाँ। लेकिन एक बात अब आपको बताना चाहता हूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो बात अब बताने वाला हूं ना बच्चे, वो आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, लेकिन जब आप किसी कंपनी में काम करने जाओगे, किसी फर्म में काम करने जाओगे, तो बात जो मैं कह रहा हूं उसकी सच्चाई आपको नजर आ जाएगी। वो कौन सी बात है, मैं आपके लेवल में आके आपके मुताबिक समझाता हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आपके लेवल में आके आपके मुताबिक समझा रहा हूं, बस दिमाग को शांत रखना। अभी अपने आप को ज्यादा स्मार्ट ना समझना कि ना तो हम तो सब कुछ जान चुके हैं, अभी कुछ भी नहीं जाने बच्चे। इतनी गहराइयां है ना इस चैप्टर के अंदर में, इतनी गहराइयां हैं कि जब तक उन गहराइयों में हम नहीं डूब जाएंगे तब तक चैप्टर में मजा नहीं आने वाला है। आओ जरा मैं आपको कुछ और गहराई में लेकर आऊं, मैं आपको समझाऊं, मैं इसको हटाता हूं और मैं कुछ आपको दिखाता हूं। सर हम लिखे इसको? ना ना ना, कुछ नहीं लिखना। मैंने कहा था ना जब लिखना होगा मैं खुद बोल दूंगा। मैं पहले इसको थोड़ा साफ कर लूं और इसको वैसे ही लेकर आ जाऊं जैसे पहले था आपका। ये लीजिए, ये रहा हमारा यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमने काम पूरा किया। अब मेरी बात सुनो, जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे इमेजिन करोगे, और अगली बात को अब इस चैप्टर से लिंक करोगे। जैसे जैसे बोलूंगा उतना ही सोचना है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। जरा सोचो, मैं ना आपको ये लो, ये मैंने आपको बना दिया, ये आप हो मेरे बच्चे। आप हो एक अकाउंटेंट इस कंपनी के जिसका नाम है टाटा लिमिटेड। टाटा का नाम तो सुना ही होगा, टाटा लिमिटेड। सर हाँ सर। अब तो टाटा लिमिटेड में क्या इतने ही लेजर अकाउंट खुलते हैं क्या? क्या 8-10 नाम ही होते हैं क्या? नहीं सर, लाखों नाम होते हैं उनके बुक में। सर लाखों लोगों से डीलिंग हो रहा है, लाखों तरीके के एसेट्स हैं, लाखों तरीके के एक्सपेंस है, वो बहुत सारे लेजर अकाउंट खुलते हैं। ठीक है, मुझे ये बताओ, अगर मान लो मैं टाटा कंपनी का आपको बना दूं अकाउंटेंट, और पूरे साल गुजरने के बाद 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018, मेरे बच्चे 31 दिसंबर 2018 को मैं आपको कहूं कि काम करो जी, टाटा कंपनी का आप बनाओ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट
तो पता आप क्या करोगे, आप 31 तारीख को, और हाँ 31 तारीख के भी शाम को मेरे बच्चे, शाम को इवनिंग में। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस 31 तारीख को भी किया गया होगा। तो 31 तारीख की शाम तक बिजनेस हो जाने के बाद अब आप क्या कर रहे हो, उनका बना रहे हो फाइनल अकाउंट। लेकिन उसके पहले का प्रिपरेशन पता आप क्या करोगे, जितने भी टाटा कंपनी के लेजर अकाउंट्स हैं, वो लाखों लेजर अकाउंट्स, बस सोचते चलना, उन सारे लेजर को क्लोज करोगे, उनका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, और उस बैलेंसिंग फिगर को निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे जी, हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में वो लाखों लेजर का बैलेंस लेकर आएंगे। ये ट्रायल हो रहा है मेरे बच्चे, चेक हो रहा, कहीं कुछ गलती तो नहीं है। गलतियां निकलेंगी, गलतियां कुछ ना कुछ तो निकलेंगी। तो जो गलतियां निकलेगी उन गलतियों को क्या करना, रेक्टिफाई करना, रेक्टिफिकेशन। ये तो ट्रायल है ना, चेक हो रहा है कहीं गलती तो नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर 1 लाख या 2 लाख एंट्री है तो कुछ ना कुछ तो गलतियां होंगी। उन गलतियों को ढूंढना, उनको रेक्टिफाई करना, और रेक्टिफाई करने के बाद फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, पता नहीं क्या क्या बनता है। अभी आप अब जैसे जैसे बड़े होंगे आप देखेंगे बहुत सारी चीजें यहां पर निकल के आते हैं बच्चे, जो आपको बनाना पड़ेगा। सिर्फ इतना बताओ, सिर्फ इतना बताओ कि 31 दिसंबर की शाम को अगर आपको कहा जाए कि लाखों लेजर को क्लोज करो, उनका बैलेंस निकालो, उनको ट्रायल बैलेंस में लिखो, उनमें से गलतियां ढूंढो, रेक्टिफाई करो, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट लो, पता नहीं क्या क्या क्या, इतने सारे काम आप एक दिन में कर लोगे क्या? और एक दिन में भी बचा हुआ सिर्फ 2 से 3 घंटे, क्योंकि 5-6 बजे तक मान लो बिजनेस हुआ, कर लोगे क्या? नहीं सर नहीं, ये तो काम नहीं हो पाएगा। सर हम इंसान है सर, हम भगवान थोड़े ही हैं कि एक दिन में इतने सारे काम हो जाएंगे। तो फिर सर क्या होता है पता है, रियल लाइफ में क्या होता है बच्चे, मैं बात रियल लाइफ की कर रहा हूं। तो रियल लाइफ में क्या होता है, ध्यान देना, आप अगर थोड़े स्मार्ट हो ना, अगर आप थोड़े स्मार्ट हो तो ट्रायल बैलेंस जो है ना बच्चे, वो कभी भी आप 31 दिसंबर को नहीं बनाओगे। ट्रायल बैलेंस जो होता है, जो सारे अकाउंट्स की क्लोजिंग करना, यहां पर लेके आना, वो 31 तारीख को नहीं करते। आप क्या करते हो, ये काम आज से 1-2 दिन पहले ही खत्म कर देते हो। मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने की जो बात है, हम 1-2-3-4 दिन पहले ही खत्म कर देते हैं, ताकि हमें कुछ समय मिल जाए वो गलतियां ढूंढने के लिए, क्योंकि गलतियां ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। तो गलतियां ढूंढना, बहुत सारे काम करने। मान लो आपने क्या किया, ये ट्रायल बैलेंस जो है ना, वो आपने 30 तारीख को क्लोज कर लिया। मान लो 30 तारीख, आपको नहीं लिख रहा, बस मेरी बात सुनना है। 30 दिसंबर 2018 को क्या किया जी, आपने ट्रायल बैलेंस क्लोज कर दिया। हम लिखते 31 तारीख ही है, बट एक्चुअली हमने क्या किया, 30 तारीख को क्लोज कर दिया। अगर हमने 30 तारीख को क्लोज किया होगा मेरे बच्चे, तो ये जो हमारे एसेट्स हैं, ये जो कैपिटल है और ये जो लायबिलिटी है ना, ये सारे 30 दिसंबर तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि 30 तारीख को ही क्लोज हो चुका। और हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंस है ना, वो भी आपके 30 दिसंबर तक के ही होंगे। अगर आपने 29 को क्लोज कर दिया, 29 को, तो ये 29 तक के हो जाएंगे। अगर 30 को क्लोज किया तो ये 30 तक के हो जाएंगे। जब का क्लोज करो तब तक का हो जाता है। यही काम होता है ना, बोलो ना, यही होता है ना सर। हाँ, तो सुनो मेरी बात, अगर आपने 30 तारीख को क्लोज कर दिया तो ठीक है, ट्रायल बैलेंस आपके हाथ में कभी भी क्लोज कर दो। लेकिन मेरे बच्चे, जो आप फाइनल अकाउंट बनाओगे ना, ये तो 31 तक के फिगर से ही बनते हैं। जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जो आपको प्रॉफिट लॉस बनाना है, जो आपको बैलेंस शीट बनाना है, ये आपकी मर्जी नहीं चलती कि हम 30 तक के फिगर से बना ले। आपको 31 तक के फिगर से बनाना पड़ेगा। मुझे ये बताओ कि अब तो यहां पे सारी बातें 30 तक की हैं, और जो हमें ये अकाउंट्स बनाना है वो 31 तक के फिगर से बनाना है। तो बाकी एक दिन जो आपका बिजनेस चला 30 तारीख के बाद, उसका क्या होगा? क्या 31 तारीख को हम बिजनेस ना करें क्या? क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस को 30 तारीख को क्लोज कर दिया, तो 31 तारीख को हम बिजनेस ना करें क्या? ऐसा नहीं होता। बिजनेस तो होगा मेरे बच्चे, क्योंकि एक दिन बिजनेस बंद हो गया तो पता नहीं टाटा को कितने का लॉस हो जाता है। वो बिजनेस क्यों बंद करेगा? अब देखो, एक अजीब सी विडंबना यहां पे आ गई, विडंबना कि यार यहां पे सारी बातें 30 तक की हैं और फाइनल अकाउंट हमें 31 तक के फिगर से बनाना है। तो उस एक दिन में हुए ट्रांजैक्शन का क्या होगा, जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपका हुआ था मेरे बच्चे? वो ट्रायल बैलेंस क्लोज होने के बाद जो भी कुछ हुआ होगा ना, वो सारी बातें एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको बताता है। एडजस्टमेंट्स के अंदर में 31 तारीख को, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो भी कुछ हुआ होगा, वो सारी बातें आपको यहां पे एडजस्टमेंट में बताता है। अब चलो बताओ, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद यहां पे यानी कि 31 तारीख को क्या क्या हो सकता है?
कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, आप तैयार रहना। कुछ परचेज हुआ होगा, कुछ सेल हुआ होगा, कुछ रेंट पे किया होगा, कुछ पेमेंट करना बकाया होगा, कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे। तो एडजस्टमेंट्स में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि 31 तारीख को ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो भी कुछ हुआ होगा वो सारी बातें यहां पे होती हैं। मान लो हम 31 तारीख को इनसे दोबारा पैसा मांगने गए। मेरी बात सुनना, ये डेटर्स आपका 30 तारीख के हैं। 31 तारीख को मैं इनसे दोबारा पैसा मांगने गया और कहता है क्वेश्चन की फिर से कुछ पैसा डूब गया, फर्दर बेडेट्स, मतलब ट्रायल बिल्स बनने के बाद फिर से कुछ पैसा डूब गया और मान लो वो अमाउंट आपका 4000 का है। ऐसे दिमाग से फिगर निकाल रहा हूं आपको बताने के लिए। तो मेरे बच्चे, अगर मान लो 4000 रुपए फिर से आपका डूब गया, जरा बताओ, अब मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा, अब जब मैं बैलेंस शीट, ये बनाना नहीं आपको ना लिखना है, जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो देखो जरा ध्यान सुनना मैं क्या बोलूंगा। हमारे डेटर्स कितने के हैं? 1.5 लाख रुपए के। मेरे बच्चे, डेटर्स जो हमारे 1.5 लाख रुपए के हैं ना, 1,50,000 के, इस 150 में ये तो माइनस हो चुका है क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये तो हो चुका है। मेरे बच्चे, इसके बाद फिर से 4000 डूब गया। याद रखना, नीचे में जो आ रहा है यानी कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फिर से आपका 4000 डूब गया। तो मेरे बच्चे, मुझे क्या करना होगा, इस 1.5 लाख रुपए में से इस 4000 को तो माइनस करना पड़ेगा और डेटर्स बताना होगा 1,46,000। कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए 30 तारीख को थे, 31 तारीख को 4000 रुपए और डूब गया। तो डूबने के बाद अब डेटर साल के एंड में यानी कि 31 तारीख कितने के? 146 के। ये 146 रिकॉर्ड किया जाएगा। हम इस पे चर्चा भी करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करना है। इस पे मैंने 7-8 क्लासेज आपके लिए रखा, आप चिंता नहीं करना। और मेरे बच्चे, हाँ, मैं इसके बाद क्या करूंगा, जब मैं प्रॉफिट लॉस बनाऊंगा ना, जब प्रॉफिट लॉस जहां पे बैड डेट्स हम खर्च दिखाते हैं एज इनडायरेक्ट, तो पता मैं क्या बोलूंगा कि देखो जी 10,000 रुपए डूब गया था, कब तक? 30 तारीख तक, और उसके बाद और कितना डूब गया? 4, तो टोटल कितना हो गया? 14,000 का अमाउंट। ये 14,000 का, शायद आपने पढ़ा होगा या मेरे साथ पढ़ेंगे कि एडजस्टमेंट्स में आने वाली चीजें 2 जगह रिकॉर्ड होती हैं। मेरे बच्चे, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। अरे जिसकी एंट्री ही पास नहीं हुई उसकी एंट्री तो करना पड़ेगा, और एंट्री करते समय मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डेटर्स को कम करके अपने लॉस को दिखाना होगा, खर्चे को दिखाना होगा, बैडर्स को दिखाना होगा, वही तो काम किया। तो मेरे बच्चे, आप ध्यान रखना, जितनी बातें एडजस्टमेंट में आएंगी वो बातें जो होंगी एडजस्टमेंट्स में आने वाली, वो आपका 2 जगह रिकॉर्ड होगा। लेकिन होने का रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया, कोई रट्टाफिकेशन यहां पे नहीं है। एक सवाल आपके दिमाग में उठ गया, एक सवाल उठ गया कि सर एक बात बताओ कि क्या एडजस्टमेंट्स में जो बातें आएंगी वो 30 तारीख के बाद, मतलब ट्रायल बैलेंस क्लोज करने के बाद जो बातें होंगी वही आएंगी सिर्फ? क्या नहीं बच्चे, नहीं, यहां पे कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। इनमें से हो सकता है कुछ गलतियां निकल के आई होंगी पूरे वर्ष में, उन गलतियों को आपको रेक्टिफाई करना होगा, वो भी आपको नीचे बताएगा। 31 की बातें ही बताएगा, कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन आप चिंता नहीं करना, वो तो क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल जाएगा। मैं आपको प्रूफ करूंगा, आगे दिखाऊंगा। अभी आपको उस लेवल पे नहीं जाना, अभी तो हम समझ रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस आखिर क्या चीजें हमें फाइनल अकाउंट में हेल्प करता है। इन शॉर्ट में आपको बताऊं, हमने आज कुछ पढ़ाया नहीं बच्चे, मैंने बस थोड़ी सी बातें आपको बताई हैं। आपको ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस में क्या होगा कि जो हमारे एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी हैं वो हमेशा एंड की बात करते हैं, एक्सपेंस इनकम ड्यूरिंग द ईयर का, क्योंकि ये एंड में है और ये ड्यूरिंग द ईयर है, ये ऑलरेडी इसमें प्लस माइनस हो चुके हैं, हम दोबारा प्लस माइनस नहीं करेंगे। लेकिन एक बात जो हमें गहराई में आते हुए पता चला कि ट्रायल बैलेंस जनरली कुछ दिन पहले क्लोज हो जाता है, इसलिए एडजस्टमेंट्स की बातें आती हैं। हम जो फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो एडजस्टमेंट्स में दी हुई बातों को भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि अभी उनका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, उनको एडजस्ट करते हुए काम करेंगे। वो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया, अभी क्वेश्चन में और दिखाऊंगा। तो ये बातें मैंने आपको समझा दी, आप प्लीज इसकी कॉपी कर ले। अब मेरे बच्चे, हम कोई भी क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज हमें एक काम करना होगा, आप जरा सुन लो। आज हमने क्या किया, आज हमने सिर्फ आपको इतना बताया है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स कैसे होते हैं, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट में भी जो नॉर्मल होगा वही ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, जो एबनॉर्मल होगा वो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अगर खर्चे इनडायरेक्ट हैं तब तो वो प्रॉफिट लॉस में ही जाएंगे। बहुत प्रॉपर तरीके से एक एक आइटम का हमने क्लासिफिकेशन दिखाया।
जो नाम अभी यूज होंगे वो तो हम क्वेश्चन में देख लेंगे, बहुत सारे नाम आएंगे, हम देख लेंगे, कोई चिंता नहीं करना। आज हम समझ रहे थे कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमने आपको ट्रायल बैलेंस दिखाया और ट्रायल बैलेंस के नीचे में एडजस्टमेंट्स में आने का मतलब बताया। आज की क्लास मेरे बच्चे मैं यहीं पे रोकूंगा। अगली क्लास में जब मैं आपके साथ मिलूंगा तो मैं आपको अब जो आइटम्स जो होते हैं ना ट्रायल बैलेंस में या ट्रायल बैलेंस के बाहर का, उनका खेल हम फाइनल अकाउंट में कैसे खेलेंगे उसमें बहुत मजा देने वाला हूं, बहुत मजा देने वाला हूं। बस अगली क्लास में हम मिलेंगे, लेकिन प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहां तक कि सारी बात को प्रॉपर तरीके से रिवीजन करने के बाद। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूं मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्लास में जब मिलूंगा तो इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, एडजस्टमेंट्स क्या क्या आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, उनको समझने के लिए। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे विश्वास है मेरी जो क्लासेज आपके पास हैं, चाहे वो मेरे चैनल पे है चाहे मेरे ऐप पे, आप बेहतर तरीके से स्टडी कर रहे हैं एंड बहुत 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 मस्त तरीके से आप इन डेप्थ कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आप तैयारी सिर्फ 11-12 क्लास की नहीं कर रहे मेरे बच्चे। इसके बाद चाहे आप सीए करें, सीएमए करें, सीएस करें, बीकॉम करें, उन सब में आप मेरी सीट कम कर रहे हैं। जब बच्चे 11-12 क्लास के बाद आते हैं सीए, सीएमए, सीएस, बीकॉम करने के लिए, हमारे पास तो मैं देखता हूँ कि उनका कोई नॉलेज ही नहीं है, वो बदमाश बच्चे, उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी विजन के साथ मेरे बच्चे कि मैं अपनी स्टडी फ्यूचर में कम करूं, इसीलिए मैंने 11-12 क्लास की आपकी क्लासेज एट 0 कॉस्ट आपको प्रोवाइड की है। आप पढ़ें और आप लाइफ को एंजॉय करें और बिलीव करें कि मैंने एक ही कसम खाया है कि मेरा हर एक बच्चा प्रोफेशनल स्टूडेंट बनेगा और आपको बनना है और मैं आपको बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। जय सीओसी, जय मेरे बच्चे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। पढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू।